नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार द्विवेदी, रीवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से आप सभी का बलराम संदेश के 52वें वेबिनार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज आप सबके सहयोग से ही बलराम संदेश इस मुकाम पे पहुंचा है कि आज अपना 52वां वेबिनार आयोजित कर रहा है, जिसमें आप सबका बहुत सहयोग और सपोर्ट मिला है हमें। उसके लिए हम सहृदय आपका धन्यवाद है। अब आज इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय प्रणय व्यास सर से अनुरोध करूंगा कि सर आएं और बलराम संदेश का परिचय दें। आदरणीय प्रणय व्यास सर जी, सर ओवर टू यू। धन्यवाद सुरेश जी। बलराम संदेश जो है वो किसानों के लिए, किसानों के द्वारा बनाया गया एक समूह है, जिसमें किसानों को प्रतिदिन आने वाली समस्याओं के निदान एवं नई नई तकनीक की जानकारी देने के लिए इस ग्रुप को चालू किया गया था। यह ग्रुप जो है डॉक्टर देवेंद्र प्यासी ने सन 2015 में प्रारंभ किया था और सन 2015 से ही लगातार जो है हम किसानों के साथ में जुड़ के उनकी समस्याओं को, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लगातार अलग अलग क्षेत्रों से वैज्ञानिकों को, उन्नत प्रगतिशील किसानों को बुलाकर और उनके द्वारा जो है किसानों की समस्याओं का निदान करने का प्रयास निरंतर करते आ रहे हैं। कोविड की महामारी के दौरान समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि किसानों को जो भी कुछ समस्याएं आ रही थी, सारे ऑफिसेस बंद थे, सारे अनुसंधान केंद्रों पे कार्य बंद था और ऐसे में जो है किसानी में आने वाली प्रतिदिन की समस्याओं का निदान हो पाना उनके लिए और ज्यादा मुश्किल होते जा रहा था। तभी डॉक्टर देवेंद्र प्यासी ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम जूम मीटिंग के द्वारा जो है किसानों को लगातार जो है वेबिनार के माध्यम से जानकारी भी दें और उनकी समस्याओं का समाधान भी करें। उसी तारतम्य में आज जो है 52वीं जो है ये वेबिनार है, जिसमें हम जैविक खेती में बीज व मृदा उपचार एवं पोषक प्रबंधन, जो कि बिल्कुल सही समय है, किसान जो है वो बोनी में लगा हुआ है और उसके बाद में पोषण प्रबंधन के विषय में वो जानकारी भी चाह रहे हैं। तो उन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज का वेबिनार आयोजित किया गया है। बलराम संदेश जो है एक 11 लोगों का समूह है, जिसमें वैज्ञानिक भी हैं, किसान भी हैं और 5 राज्यों से का प्रतिनिधित्व करता है। इस बलराम संदेश के माध्यम से अभी तक हमने जो है व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो 9 व्हाट्सएप ग्रुप खोल रखे हैं। इसके अलावा जो है फेसबुक में भी हमारे से जो है लगभग 2500 से भी अधिक जो है किसान जुड़े हुए हैं और इंस्टाग्राम तथा ट्विटर के ऊपर भी लगातार किसान हमसे जुड़ते जा रहे हैं। अभी तक 5000 से ज्यादा 11 राज्यों के किसान इस समूह से जुड़ चुके हैं और निरंतर जो है इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आज इस 52वें वेबिनार में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज के इस वेबिनार से आप लोगों को बहुत सारी जो है आपकी शंकाएं दूर होंगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं अपना उद्बोधन समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रणव सर। अब आगे इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय डीके प्यासी सर, ओवर टू यू। प्यासी सर, ओवर टू यू सर।
सर अनम्यूट करें। धन्यवाद सुरेश द्विवेदी जी। बड़े गौरवपूर्ण पल है कि जैसा हम सोचते थे, जैसा हमारी विचारधारा थी कि हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को की लागत को हम कैसे कम करें, और उसी दिशा में जो है जैविक खेती की परिकल्पना आती है, जिसमें मानव स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए मानव स्वास्थ्य, मृदा स्वास्थ्य, पशुओं के स्वास्थ्य, सभी प्रकार के जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उनका समुचित उपयोग करते हुए हम अपनी आय को, अपनी जो लागत है खेती में उसको कैसे घटा के और बेहतर गुणवत्ता युक्त कैसे उत्पाद हम तैयार करें। जैविक खेती इसका सर्वोत्तम विकल्प है, और मैं आज के वेबिनार के माध्यम से ये कोशिश होगी कि हमारे किसान ज्यादा से ज्यादा इस महत्वपूर्ण विधा में जो है सीखेंगे। और आज के हमारे जो विशेषज्ञ हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं वो, और हमारे श्री जो है शिव कुमार जी बलराम संदेश के प्रमुख स्तंभ हैं, और हम सब साथ मिलकर बलराम संदेश को जो है संचालित कर रहे हैं। शिव कुमार जी का मैं जो है संक्षेप में आपसे परिचय बताता हूँ। इन्होंने जो है उद्यान विज्ञान जो हार्टिकल्चर कहलाती है अंग्रेजी में MSc AG कृषि की जो है शिक्षा ग्रहण की है 2003 में लखावटी कॉलेज जनपद बुलंदशहर से, और इसके बाद पश्चात इन्होंने सहकारी संस्था के में जो है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव के रूप में मेरठ और दूसरी गैर सरकारी संस्था में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में काफी समय तक काम किया है। साथ ही साथ किसानों के साथ मिलकर काम करना और उनकी आवश्यकताओं को समझने के साथ साथ कैसे हम जैविक खेती को उनके बीच पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और उनके उत्पादों को, जैसे जो भी हमारे औषधि फसलें हैं जैसे लेमन ग्रास है, सिट्रोनेला है, एलोवेरा है, ऐसे विकल्पों पर भी किसान को अधिक से अधिक ज्ञान उपलब्ध कराने का, साथ ही साथ क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने काम किया है, तो कैसे जैविक उत्पादन में जैविक विधियों से हम जो है गन्ने के उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस विषय में किसानों के साथ काफी अच्छा काम किया है। इसके बाद में आपने मल्टीप्लेक्स, गो ऑर्गेनिक, देसाई फूड एंड वेजिटेबल्स, इंटरनेशनल पेनिसिया लिमिटेड आदि सभी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उन पे काम किया है। और जैविक आदानों के आदान प्रदान के लिए उत्तर प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, आसाम, सभी जगह इन्होंने काम किया, और सभी जगहों के किसानों से जुड़ने, उनकी समझने, उनकी आवश्यकताओं को समझने और उनको जैविक के माध्यम से हम कैसे पूर्ति कर सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पे एक जो है बहुत अच्छा अनुभव है। किसानों के साथ आज भी उनका अपना लगाव है, और उसी लगाव को बरकरार रखते हुए आज भी किसानों के लिए जो है सतत रूप से प्रयासशील हैं कि कैसे हम कम लागत में जो है किसानों को गुणवत्ता युक्त उत्पादों का बेहतर दाम कैसे दिला सकते हैं। वर्तमान में भी बलराम संदेश के साथ जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है सतत रूप से प्रयासशील है। जैविक खाद, जैविक पेस्टिसाइड, इस तरीके की जो विधाएं हैं उनके प्रचार प्रसार में भी लगातार संलग्न हैं। विगत 4 सालों से आप जो है उत्तर प्रदेश शासन में तकनीकी सहायक के रूप में कृषि विभाग उत्तर प्रदेश में मृदा सर्वेक्षण ऑफिस में कार्यरत हैं, और वहीं जो है सरकारी नौकरी के साथ साथ किसानों के हित में जो भी जैविक के अनुसंधान हो सकते हैं, जैविक में हो रहे अनुसंधानों को, साथ ही साथ किसानों की आवश्यकताओं को समझते हुए कैसे हम उनको बेहतर, कि जैविक में मेहनत, किसानों का ये मानना है, जैसा कि अनुभव अब तक मिला, कि जैविक खेती मतलब मेहनत की खेती, लेकिन उस मेहनत को हम अपने
जो बाजार में उपलब्ध रसायन है या हमारे जो प्राकृतिक संसाधनों उपलब्ध हैं उनको साथ लेके हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, उनको कितनी आसानी से हम बना सकते हैं। जो देखने में आया कि किसानों को सबसे बड़ी दिक्कत है कितना क्या डालें, वो इसी में परेशान हो जाता है कि कितना गौमूत्र होगा, कितना पानी होगा, कितना जो है हमारी मिट्टी होगी, कितना हमारा बेसन होगा, कितना हमारा गुड़ होगा, और इसी को जो है क्योंकि अच्छी तरह से जो उपलब्ध ज्ञान है उसका अध्ययन नहीं किया है, तो उससे जो है तकलीफ होती है और अच्छी तरह ज्ञान ना होने के कारण हिचकता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप आगे बढ़ें, ये छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ ज्यादा या कुछ कम होने से खेती का जो मुख्य मकसद है वो कम नहीं होता है, और आप इस तरीके से जो है प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से गुणवत्ता युक्त भोजन में आप सहयोगी होंगे, देश समृद्ध होगा, किसान समृद्ध होगा, साथ ही साथ देश की बड़ी पॉपुलेशन को पोषण उपलब्ध कराने में हम सब मददगार और सहयोगी होंगे। बड़ी ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि बलराम संदेश से जुड़े हुए हमारे प्रमुख सहयोगी श्री शिव कुमार जी आज हमारे किसानों को जैविक खेती के विभिन्न तरीकों की जानकारी देंगे, साथ ही साथ जो है बीज उपचार का क्या महत्व है और बीज उपचार के साथ उनके पोषण में आने वाली जो विभिन्न जैविक की खेती के आयाम हैं, तो उनकी जानकारी आप सबको उपलब्ध कराएंगे। मैं स्वागत करता हूं दिल की गहराइयों से आदरणीय शिव कुमार जी का कि वो आए और अपना जो है आज का प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। मैं उम्मीद करता हूं कि किसानों को इससे जो है लाभ होगा, और मैं किसानों से उम्मीद चाहता हूं कि जहां आपको तकलीफ लगे या आपको लगे कि जो है हमें इसका जो संगठक है वो याद नहीं रहेगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लें। आप चाहेंगे तो आप इसको स्क्रीनशॉट स्वयं भी लेके व्हाट्सएप जो हमारे बलराम वेबिनार के व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे भी आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे, बलराम संदेश के विभिन्न ग्रुपों में उपलब्ध कराएंगे। आवश्यकता अनुसार शिव कुमार जी के नंबर भी आप प्राप्त कर सकते हैं, और जिससे जो है सतत रूप से मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है आज के वेबिनार का कि सतत रूप से आप इस आज की महत्वपूर्ण विधा को पहचानें और उसे अपनाएं, जिससे दिन प्रतिदिन जो हमारे संसाधनों की कमी होती जा रही है और साथ ही साथ हम लगातार रसायनों का उपयोग करके अपनी मिट्टी को दूषित करते रहे हैं, उससे मैं उम्मीद करता हूं आने वाले भविष्य में हमारे सभी किसान भाइयों को लाभ होगा। और मैं आज के वेबिनार के प्रेजेंटेशन के लिए आदरणीय शिव सर को आमंत्रित करता हूं कि हमारे किसानों को सहज एवं सरल भाषा में जैविक खेती के विभिन्न आयामों से परिचय दें, जिससे हमारे किसान भाई उसको आत्मसात कर गुणवत्ता युक्त भोजन देश के एक समृद्ध हमारे समृद्ध राष्ट्र के लिए उत्पादित कर सकें। जय बलराम। आपका स्वागत है शिव सर। हाँ, सभी को नमन। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बारे में जो कहा वो बहुत ज़्यादा है। मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी प्रयासरत रहता हूँ कि जितना भी हो जाए सरकारी सेवा करते हुए, तो जो किसान हैं उनको बेहतर प्लेटफॉर्म आज, क्योंकि आज समस्या हमारे सामने यही है कि जो किसान हैं वो भ्रमित हैं, उनको सही रास्ता नहीं मिल पाता है। तो मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, आवाज मेरी क्लियर है सर? आवाज मेरी क्लियर आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही। जी जी डॉक्टर साहब, मैं आदरणीय हमारे मेंटर डॉक्टर देवेंद्र प्यासी जी, गुरुजन श्री प्रणय व्यास जी, चौरेश्वर जी और बलराम संदेश टीम का आभारी हूँ, और सभी को नमन करते हुए स्वागत करता हूँ जो भी आज की वेबिनार में पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वैज्ञानिक हैं या किसान बंधु हैं जो हमारे अन्नदाता हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज हम जो भी चर्चा करेंगे उन चर्चाओं पे, चूंकि आज का जो विषय है हमारा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं चाहूँगा कि हम लोग अपने जो प्रेजेंटेशन है उसको थोड़ा शॉर्ट करके हम क्वेश्चन आंसर पे ज़्यादा ध्यान देंगे,
तो अभी आप सब सुनेंगे, उसके बाद जो भी आपके सवाल होंगे एक एक करके धैर्य के साथ में उनका प्रयास करेंगे कि आपको जवाब से संतुष्टि मिले, कि जो भी आपके सवाल है वो उनको आप प्रॉपर तरीके से उनका जवाब मिल पाए आपको। तो मैं यही उम्मीद के साथ कि आज हम जो भी चर्चा करेंगे उसको क्योंकि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम खेती में जो बदलाव करेंगे वो बदलाव स्थायी हो, सस्टेनेबल हो, क्योंकि टिकाऊ खेती या जैविक खेती जो है हमारे आने वाले संतति की खेती है। तो जो आज का मंथन होगा उसको अपने जीवन में भी उतारेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो जैसा आज का टॉपिक है कि जैविक खेती में बीज उपचार कैसे करना है और उसका पोषण प्रबंधन कैसे करना है। देखिए, खेती के 4 ही आयाम है मुख्य तौर पर। हमने बीज को देखना है, मृदा को देखना है और पोषण प्रबंधन के साथ में जो उसमें रोग और कीट आने वाले हैं उनका भी प्रबंधन करना है। ये 4 ही आयाम है पूरी खेती, इन्हीं पर टिकी हुई है। और हम इन चारों पहलुओं को यदि ध्यान में रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो हम टिकाऊ खेती की बात करते हैं या जैविक खेती की बात करते हैं या प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, वो जो है उसमें हम सफल हो पाएंगे। तो अ, सभी को नमन और स्वागत करते हुए मैं शुरू करता हूँ। ये मन की बात है मेरी, तो मैंने उनको कुछ लफ्ज़ों में रोना का प्रयास किया है। आप भी ज़रा इसमें सुनिए और ध्यान दीजिए कि करना है कुछ ऐसा जो हो सबसे अलग व अनोखा। क्या है ऐसा जब सोचा, पाया कि ये धरती है कितनी सुंदर, जिसको बना दिया है हमने ऊसर व बंजर। हमने काटे पेड़, बना डाली लंबी लंबी सड़कें, खेतों को उजाड़ बना दी ऊंची बिल्डिंग। अन्न उगाया जहर डालकर जिसने कर दिया बीमार। हवा में भी फैला जहर हवा में भी फैला है जहर, फेफड़ों ने भी दे दिया है जवाब। तो ये एक कल्पना है कि तभी जो है हमारी आंख खुल गई और जाना ये तो एक सपना था, काश ये सच ना हो जाए। लिया तभी प्रण कि अब बनाना है धरती को सुंदर व समृद्ध, जिससे आने वाली पीढ़ी हमको करे नमन। मेरे बुजुर्गों ने जो धरती हमको दी है, जिसमें हम वो चैन की सांस ले सकें, ऐसा उसको बनाए रखें, ऐसा उसको हम आने वाले संतति को देकर जाएं, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो ये मेरे मन की बात है। शायद सबको इस बात से एग्री होंगे कि आज तो ये सपना हमने देखा है, कहीं ये सच ना हो जाए। और यदि ये सच हो गया तो मैं समझता हूँ कि ये प्रकृति का जो बैलेंस है जो अभी बना हुआ है, ये सब बिगड़ जाएगा और बैलेंस बिगड़ने के बाद सब कुछ जो है, जो हमने सोचा था वो कुछ नहीं होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो इस बर्बादी को करने से पहले ही हमको रोकना होगा। और उसी का आगाज है जिस खेती की आज हम बात करते हैं, चाहे वो जैविक खेती हो। अनेक नामों से हम पुकारते हैं इसको, लेकिन मकसद केवल इतना है कि हमने प्रकृति को संतुलन में लाना है और मिट्टी, पानी, हवा और जो भी हमारे उस मिट्टी से या हमारे भोजन से जुड़ा हुआ है उसको स्वस्थ करना है, समृद्ध करना है। और यही उद्देश्य हमारा सबका होना चाहिए। दूसरी, आज का जो टॉपिक है उसमें रोग की बात की जाती है। तो उसमें कुछ वैज्ञानिक लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो कहते हैं, जो एक सच्ची बात भी है, कि हम अगर बीमारी की बात करते हैं तो हम तब ध्यान देते हैं जब सर से पानी गुजर जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने रोग को आने से पहले रोकना है और कीट को आने के बाद। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रोग जो होता है वो बीज के अंदर होता है, मिट्टी के अंदर होता है, लगभग 50 से 80%। और बाकी जो है वो हवा के द्वारा मौसम के अनुकूल होने पर फैलता है। तो यदि हमने बीज और मृदा को ध्यान में रखा तो हम काफ़ी हद तक जो रोग हैं उसको कंट्रोल कर पाएंगे। और इसके अलावा कीट की जहाँ तक बात आती है, तो जो मेरे वैज्ञानिक साथी हैं वो सब जानते हैं कि कीट का एक लेवल होता है, क्योंकि प्रकृति में कीट मित्र भी हैं और हानिकारक भी हैं, और दोनों का जो बैलेंस है उसको बनाना बहुत जरूरी है, जो आज डिसबैलेंस हो चुका है। तो होता क्या है कि जब कीट आए भी ना तो भी हम कीटनाशक उसमें डाल देते हैं। और बायोपेस्टिसाइड का तो सबका अलग अलग सिस्टम है।
वो एक एक चर्चा करेंगे उस पर। लेकिन अगर हम पेस्टिसाइड की बात करें तो अभी मैं जैसे धान का समय आ रहा है, पैडी हम लोग सभी लगाते हैं, जो काफ़ी सारे फार्मर जुड़े हुए हैं पैडी के साथ में। तो वो लोग लीफ फोल्डर, तना छेदक नहीं भी आया हुआ है या दूसरे कीट जो सकिंग पेस्ट हैं वो नहीं भी आए हुए हैं, तो भी पहले ही हम जो है बहुत सारे कीटनाशक जैसे कार्टाफ है या दूसरे कीटनाशक हैं उनको डालने में विश्वास करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी एक ईटीएल लिमिट होती है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। जब हमको लगे कि ईटीएल लिमिट से पार हो रहा है, क्योंकि प्रकृति में जो मित्र जीव हैं उनको भी मैनेज करने दें, वो अपने आप मैनेज करेंगे। लेकिन हम इतना तसल्ली नहीं रखते हैं, हम रोग का ध्यान नहीं देते, बीज को उपचारित नहीं करते, मृदा को उपचारित नहीं करते, लेकिन बाद में फिर बहुत ज़्यादा स्प्रे करते हैं। और आप सब भी जानते हैं कि एक बार कीट बहुत ज़्यादा आ गया या बीमारी बहुत ज़्यादा आ गई, तो फिर उसको कवर करना, उसको कंट्रोल करना, वो किसी के बस की बात नहीं है। चाहे आप कितना ही भी स्प्रे कर लें, वो रुक नहीं पाता है। तो हम पहले रोग की बात करते हैं कि रोग जो है फैलते किस कारण से हैं। तो रोग के जो फैलने के कारण हैं वो 3-4 बहुत मुख्य हैं। जैसे मैंने बताया कि बीजों के द्वारा फैलते हैं, मिट्टी के द्वारा फैलते हैं, और जो कुछ बचता है चूँकि हवा के द्वारा फैलते हैं। ज़मीन में जो स्पोर पड़े हुए हैं, बीमारी के रोगाणु पड़े हुए हैं, वो सब हवा के ज़रिए फिर उड़ करके एक दूसरे के पौधे पर जाकर के वो फैलते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं। कुछ जो है मात्रा में कृषि यंत्रों के द्वारा भी फैलते हैं, और कीटों के द्वारा जैसे सकिंग पेस्ट हैं उसके द्वारा भी फैलते हैं। जैसे कि वायरस की बहुत सारे येलो मुजक वायरस लगभग सभी फसलों में आते हैं। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा भी उस बीमारी से रिलेटेड ही है, तो वो दोनों भी जो है सकिंग पेस्ट के द्वारा फैलते हैं। तो हमने इन पर मेन फोकस रखना है कि बीज मिट्टी को उपचारित करेंगे तो हवा के द्वारा जो फैलने वाले रोग हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएँगे। और कृषि यंत्रों का भी यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश की जाए कि उनकी साफ-सफाई हम ज़रूर करें। बल्कि हम देखते हैं कि आपने काम किया, जो भी कृषि यंत्र हैं तो उनकी सफाई नहीं करते हैं, ऐसे ही हमने स्टोर कर दिए, उनमें बीमारी के जो रोगाणु हैं वो उसमें रह जाते हैं, उसको रह जाते हैं। ऐसे ही जो कीट हैं, कीटों के द्वारा जो फैलते हैं, उनको भी सही तरीके से हमको मैनेज करना है। तो बात करते हैं सबसे पहले बीज की, क्योंकि खेती का जो मुख्य आयाम है वो बीज है। अगर बीज को यदि उपचारित नहीं किया तो लगभग 30 से 40% तक जो बीमारी है वो बीज के द्वारा फैलती है, जिसको हम सीड बॉर्न डिजीज कहते हैं। तो जब बीज उपचार हमें करना क्यों चाहिए, उसके पीछे क्या रीजन है? तो बीज उपचार करने के लिए सीधे सीधा है कि हमको उसको रोग मुक्त और कीट मुक्त करना है, इसलिए बीज उपचारित करना है। चाहे वो आप जैविक कीटनाशक से करें या जैविक फफूंदनाशी से करें। और दूसरा जो आयाम है वो बेहतर जमाव है। जब हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो जर्मिनेशन परसेंटेज जो है, पहले तो बीज के ऊपर ही आधारित होता है कि बीज आपने कहाँ से लिया है, कैसे लिया है, वो कितनी मात्रा में उसमें जर्मिनेशन परसेंटेज है। कुछ जो अच्छे किसान हैं उसको पहले ही जमाव करके देख लेते हैं। लेकिन फिर भी यदि कुछ बीज में मान लीजिए बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं कि उसमें थोड़ा बहुत जर्म प्लाज्म एक्टिव होता है, अगर थोड़ा बहुत भी बचा है तो जब बीज उपचारित करने के बाद वो भी एक्टिवेट हो जाता है, और जल्दी मतलब जर्मिनेशन भी जल्दी आएगा बीज उपचारित करने से, और वो समान रूप से जो है दिखाई देगा आपको। और कभी-कभी प्रतिकूल जो परिस्थितियां होती हैं उसमें वो जो सिमिलर है वो शो करता है, इसलिए हमको सीड ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। बीज का चुनाव हम क्यों करें, कैसे करें, ये एक मुख्य विषय है जिस पर बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसका हमें ध्यान देना आवश्यक है। तो सबसे पहले तो बीज प्रमाणित हो। अब यदि जैविक खेती की बात है तो आप सभी जानते होंगे, क्योंकि जो जैविक खेती करते हैं उसमें हाइब्रिड या दूसरे जो जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड हैं या टर्मिनेटर सीड हैं उनका इस्तेमाल कम से कम किया जाता है। टर्मिनेटर और जीएमओ सीड्स तो करते ही नहीं है, थोड़ा बहुत हाइब्रिड करते हैं, लेकिन उससे सबसे बेस्ट माना जाता है कि आप उसमें देसी बीजों का इस्तेमाल करें, क्योंकि देसी बीज में वो रेजिस्टेंस पावर होती है जो बीमारी और कीट को कंट्रोल करने में सक्षम होता है। इसलिए बहुत सारे बीज ऐसे हैं जिनके पैदावार होने के साथ साथ जो है पैदावार अच्छी होने के साथ साथ में रोग बीमारी को भी कंट्रोल करते हैं। तो बीज हमारा यदि आप कहीं से ले रहे हैं तो प्रमाणित हो, और यदि प्रमाणित नहीं है तो वो स्थान जहाँ से हम ले रहे हैं वो जरूर अच्छा हो, किसी यूनिवर्सिटी का हो या एनएससी या इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ से हम लें, या गवर्नमेंट की जो प्रमाणित एजेंसीज हैं वहाँ से लें।
और यदि किसान से भी ले रहे हैं तो उसका जो है हिस्ट्री हमको मालूम होनी चाहिए कि उसने किस तरीके से रखरखाव किया हुआ है, कौन सी वैरायटी का वो बीज है, वो हमारे क्लाइमेट के हिसाब से है या नहीं है। अगर वो क्लाइमेट के हिसाब से नहीं है, वहाँ के मौसम के हिसाब से नहीं है, तो भी वो अच्छा उत्पादन नहीं दे पाएगा। तो उन बातों का भी ध्यान रखें। कभी-कभी क्या होता है कि हम एक साइड किसी दूसरे स्थान का बीज ले आते हैं, लेकिन वो अगर क्लाइमेट के अनुरूप नहीं है, तो वो बेहतर परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगा। जर्मिनेशन परसेंटेज जो है हमारे बीज का, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कम से कम 90% तो होना ही चाहिए, 100 हो तो अच्छा है, लेकिन यदि 90 और 80 के बीच में भी है, तो भी उसको अच्छा माना जाता है। इसके अलावा जब हम बीज ले रहे हैं, तो हम उसका एक सैंपल लेकर के ये भी चेक कर लें कि वो बीज जो है ज़्यादा छोटे ना हों, सिकुड़े ना हों, टूटे हुए ना हों, मतलब वो सिमिलर हों, एक जैसे हों। कभी-कभी क्या होता है कि मिक्स सीड भी आ जाता है, जो देखने में थोड़ा-सा एब्नॉर्मल होता है, कुछ छोटा होता है, कुछ बड़ा होता है, तो वो एक समान होना चाहिए। यहाँ पर हमें ये विशेष ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ये बीज जो है, पूरी जो खेती आपकी आधारित है, वो इस बीज पर ही आधारित है। तो हमारे पहले जो वेबिनार हुई थी, डॉक्टर प्रणय सर ने किया था, तो उसमें भी बहुत अच्छी जानकारी दी थी। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, जो बलराम संदेश का यूट्यूब चैनल है, उसमें वो वीडियो पड़ी हुई है। और आज तो ये थोड़ा-सा ही पार्ट है, तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा बीज जो है, उसको हम अगर ले भी आएँ, तो हम ये देखें कि उसका वो अगर थोड़ा बहुत हल्का है, सिकुड़ा है, तो उसको हम अलग कर लें। क्योंकि जितना हम अच्छा बीज लेंगे, स्वस्थ बीज लेंगे, तभी वो बेहतर परफ़ॉर्म कर पाएगा। तो बीज को नमक के घोल में डाल कर के देख सकते हैं, यानी कि 2% का आप नमक का घोल बना लीजिए, 10 लीटर पानी में 1 से 2 किलो डालते हैं। इसको चेक करने के लिए आप एग्स डाल सकते हैं, इतना नमक उसमें डालते जाएँ जब तक वो एग ऊपर अंडा जो है तैरने ना लगे। उसके बाद उसमें बीज डालें और थोथे और छोटे या कटे-फटे बीज ऊपर आ जाएँगे, और जो हैवी बीज हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। उनको आप 2-3 बार पानी में धो के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि घर का बीज है, तो उसको जो है आप अ, खेत में ज़रूर बदल लें। अक्सर होता क्या है कि बदलाव जो है, वो हर कोई चाहता है, चाहे हम घर की बात करें, चाहे हम अपने खाने-पीने की बात करें, या हम देखते भी हैं कि अपने डेली लाइफ़ में कि एक ही दिन एक ही तरह का काम करते-करते हम ऊब जाते हैं, तो बदलना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही अगर आप अपने घर का ही देसी बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज पर्टिकुलर जिस खेत में आपने लगाया है इस बार, अगली बार अपना खेत बदल दें, और अगली बार ना बदल पाएँ तो लगभग दूसरे तीसरे साल को आप ज़रूर बदल लें। बीज शोधन के तरीके क्या हैं? वो सब लगभग आप जानते ही हैं। बीज की ड्रेसिंग कर सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं। हीट ट्रीटमेंट, जो गन्ने का बीज है उसको हम हीट ट्रीटमेंट के थ्रू उपचारित कर सकते हैं। और जो बीज की पैलेटिंग है, ये थोड़ा-सा महँगी होती है, ये कंपनीज़ करती हैं। तो ये बीज शोधन के तरीके हैं, जिनका हम अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो सिंपल बीज हम लोग जो जैविक खेती करते हैं, उसमें जो पहला वाला है बीज ड्रेसिंग जो है, वो सबसे बेस्ट है। आप जो देखते हो जो ड्रम है, वो ड्रम सीडर में भी उसको सीड को ट्रीटमेंट कर सकते हैं, घड़े के द्वारा कर सकते हैं। वो सबसे बेस्ट है। बीज को फैला लीजिए, जो भी आपको दवाई लगानी है उस पर उसको अच्छे से उस पर लेप चढ़ जाना चाहिए। लेप चढ़ाने के लिए आप राख का सहारा ले सकते हैं, गुड़ का सहारा ले सकते हैं, किसी मीठी चीज़ का सहारा ले सकते हैं। जब उस पे जम जाएगी, वो परत जम जाएगी, तो वो काम करना शुरू कर देगा, और जिस पर्पज़ से आप बीज शोधन कर रहे हैं, वो पर्पज़ आपका सॉल्व हो जाएगा। बीज शोधन कैसे करें? देखिए, जैविक आदानों में हमारे पास बहुत सारे आदान होते हैं, और उन आदानों को सही समय पर कौन-सा अवेलेबल है और कितनी कौन-सा ठीक रहेगा, वो हमें उसी समय एट ए टाइम जो है, वो सोचना होता है। जो भी चीज़, क्योंकि कभी-कभी किसान का काम इतना जल्दी का होता है कि वो ना चाहते हुए भी बहुत कभी-कभी बीज उपचारित नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप खेती कर रहे हैं, ख़ास तौर से अगर जैविक खेती कर रहे हैं, तो इस पे अपना ध्यान अवश्य दें कि हम एक प्लानिंग के साथ खेती करें। और हो सके तो जो अच्छे किसान हैं, वो डायरी भी मेंटेन करते हैं कि आपने किस खेत में कौन-सा बीज, कितनी प्रजाति, कौन-सा प्रजाति का बीज लगाया है, और कैसे-कैसे उसके लक्षण हैं, वो सब कुछ, और क्या-क्या आदान आपने उसमें किस समय डाला है। ये एक अच्छे किसान की पहचान होती है। तो जो अच्छे किसान बनना चाहते हैं, वो आप इस जो सिस्टम है, इस सिस्टम को आप फ़ॉलो कर सकते हैं। एक आप अच्छी सी डायरी मेंटेन करें, जितना खेत है उस पे आप नक्शा बनाएँ, जिस तरीके से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या जो आपके खेत को जैविक प्रमाणीकरण अवस्था में गुज़ारते हैं, तो वो एक डायरी बनवाते हैं। जो लोग इस प्रमाणीकरण व्यवस्था में हैं, तो वो डायरी मेंटेन होती ही है ऑलरेडी, और यदि नहीं है उस अवस्था में,
तो आप स्वयं भी उस डायरी को मेंटेन करें और एक एक चीज आप लिखें, इवन खर्चा भी आप लिखें, तभी हम अपना लॉस एंड प्रॉफिट जो है उसमें दिखा सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने कितना कमाया एक फसल से और उसका कितना हमको लाभ मिला। तो एक अच्छे किसान की ये पहचान होती है कि वो हर चीज को लिखता है। तो ये कुछ है, अभी इनको फिर एक एक करके जानेंगे कि देसी बीज शोधन के जो तरीके हैं, आप दूध, लस्सी, छाछ से कर सकते हैं, गौमूत्र से कर सकते हैं, बीजामृत से कर सकते हैं। अगर आपके पास में अच्छे बायो के फंजीसाइड्स हैं तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कीट की किसी के यहाँ प्रॉब्लम रहती है बहुत ज़्यादा, तो आप बायो का इंसेक्टिसाइड भी ले सकते हैं जो मित्र फफूंद आते हैं। इसके अलावा जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं इनका भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखा गया है। और जो FIR है जैविक में, वैसे वो वैज्ञानिक लोग इसको बहुत अच्छा मानते हैं। पता नहीं किस तरीके से उसको उन्होंने अच्छा माना है, शायद शोध किया होगा। लेकिन FIR फंजीसाइड पहले होता है, उसमें फिर इंसेक्टिसाइड और फिर राइजोबियम। ये अक्सर जो है दाल वाली फसलों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और आप जानते हैं वेस्ट डिकम्पोजर पूछा कैप्सूल, ये भी एक बहुत अच्छा जो है बीज शोधन का एक तरीका है। और रासायनिक फफूंदनाशी और जो कीटनाशक से बीज शोधन करते हैं वो पहले से आता है ऑलरेडी। आप ये भी जानते होंगे कि जो कीटनाशक हैं उनका ज़्यादा लंबे समय तक असर नहीं रहता है। वो असर जो है बुआई के आते तक वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, जबकि बायो से यदि आप करते हैं तो उनका असर लंबे समय तक बना रहता है, क्योंकि वो मित्र जीवाणु बेस्ड होते हैं। इसलिए जो है अगर आप रासायनिक खेती भी कर रहे हैं तो उसमें भी आप बायो का सहारा ले सकते हैं। तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा जानते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आप जानते हैं किसान जल्दी जल्दी बीज बुआई करता है, फसल को तैयारी करता है, तो सबके घर में मैं समझता हूँ कि देसी गाय यदि नहीं भी है तो कोई भी पशु की गाय का जो दूध है, लस्सी है, वो ले सकते हैं। छाछ अक्सर किसानों के यहाँ होती ही है। तो मैंने बहुत सारे फार्मर्स को कराया है, गेहूं का, धान का और गन्ने का भी बीज मैंने उपचारित कराया है। बहुत अच्छे रेस्पॉन्स मिले हैं। जैसे हम सिंपल गेहूं की ही बात करें, जैसे धान का टाइम चल रहा है तो धान की भी हम बात करें तो उसमें आप जो है दूध ले सकते हैं या लस्सी या छाछ। आप कोई भी बीज को फैला लीजिए, उस पर आप इसको डाल दीजिए। इतना डालें, वो कोई कितना डालना है ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस बीज के ऊपर अच्छे से तह लग जाए उतना मात्रा में आप उसको डालें। अगर ज़्यादा पतला है तो थोड़ी सी राख भी डाल सकते हैं, बहुत मामूली सी। और गुड़ डाल देंगे, पहले लस्सी में आप गुड़ मिला दीजिए तो वो ऑटोमेटिकली चिपक जाएगा। तो मैंने देखा है कि जिन्होंने ये तकनीक अपनाई है उस तकनीक में 2 दिन पहले जमाव आया है। और चूंकि लस्सी और छाछ और दूध में लैक्टोबैसिलस बैसिलाई नाम का जीवाणु होता है जो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देता है, और ये फ्री का सिस्टम है, आप ये सबके घर पे मौजूद है, आपको कहीं दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में छाछ लीजिए और अपना बीज उपचारित कर लीजिए। कोई भी आप बीज लगा रहे हैं, किसी भी फसल का आप लगा रहे हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका ये आपके सामने है, तो आप कर सकते हैं। अभी किसी ने हैंड रेज किया है, सर आप अपना सवाल लिख लीजिए, मेरा प्रेजेंटेशन जैसे ही खत्म होगा मैं आपको ये सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। उसके बाद गौमूत्र है। गौमूत्र ताजा इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा सा उसको 1-2 दिन पुराना, 4 दिन पुराना होगा तो अच्छा रहता है। ताजा क्योंकि बहुत तीखा होता है, और ताजा भी आप कर रहे हैं तो साथ में आप मिट्टी या कुछ और चीज मिला सकते हैं, इवन लस्सी भी उसमें मिला सकते हैं, तो उससे भी उपचारित आप कर सकते हैं। इसके अलावा सब जानते हैं कि बीजामृत एक बहुत अच्छा, जो हमारे सुभाष पालेकर जी हैं उन्होंने दिया हुआ है, तो आप बीजामृत का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी बनाने की तकनीक सब है। 20 लीटर पानी होता है, 5 किलो देसी गाय का गोबर, 5 लीटर गौमूत्र होता है, चूना होता है। चूना और गोबर को आप एक दिन पहले चूने को पोटली में बांध दीजिए और गोबर को पानी में रख दीजिए, इससे को मैश करके उसका अर्क निकाल सकें, और अगले दिन फिर इसको तैयार करके सबको मिक्सअप करके आप बीज को उपचारित कर लीजिए। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेहनत लगती है, 2 दिन पहले दिन भी करना होता है, अगले दिन भी करना होता है, तो जो भी आपको सूट करे वो आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि अगर किसी को अच्छे जैविक फफूंदनाशी मिल जाते हैं तो वो आप ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, पैसिलोमाइसिस है, इन सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसको करना कहाँ कहाँ है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, जैसे आप सब्जियां लगा रहे हैं तो सब्जियों में विल्ट की प्रॉब्लम आती है, रूट रॉट की प्रॉब्लम आती है, गलन की प्रॉब्लम आती है, फ्यूजेरियम है, वर्टिसिलियम है, फाइटोफथोरा है, ये सारे फफूंद जो है, राइजोक्टोनिया है,
ये सारे फफूंद आपकी जड़ों में होते हैं, बीज में होते हैं। तो इनको रोकने के लिए आपको ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास सबसे बेस्ट तरीका है। आप थोड़ी मात्रा में 25 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से ट्राइकोडर्मा ले लीजिए, 25 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से सूडोमोनास ले लीजिए। मैंने बताया कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप थोड़ा बहुत कम और ज़्यादा 25 में 20 ग्राम रह जाए, 30 ग्राम रह जाए, 40 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है। कभी-कभी हम जो है कुछ ऐसी जगह से ले लेते हैं जहाँ पर ऊई स्पोर उसके जो मित्र फफूंद के कम रहते हैं, तो मात्रा ज़्यादा भी ले सकते हैं। और यदि अच्छी क्वालिटी का है, प्योर ऊई स्पोर है, तो आप प्रॉपर सही मात्रा में लें। जैसे कुछ एक किसान हैं, मेरे मिलने वाले भी हैं, वो बनाते हैं प्योर फॉर्म में, तो वो जो है कम मात्रा में भी काम कर सकता है। तो आप ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास से जो गलन वाली समस्या है, रूट रोट वाली प्रॉब्लम है, उसके लिए आप सारी फसलों को इनसे उपचारित कर सकते हैं। कुछ ऐसी सब्जियों वाली फसलें हैं जिसमें नीमाटोड की समस्या आती है, जैसे धान में भी आती है, गेहूं में भी आती है, मिर्च, बैंगन, टमाटर में भी आती है। तो आप पैसिलोमाइसिस, यदि पहले से ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप ले लीजिए, नहीं तो आप मृदा उपचारित करने में पैसिलोमाइसिस डाल दीजिए और ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास आप उपचारित कर लीजिए, क्योंकि ट्राइकोडर्मा भी काफ़ी मात्रा में निमेटोड को कंट्रोल करता है। पैसिलोमाइसिस अब कुछ क्षेत्रों में बंद हो गया है। किसी ने शिकायत की थी कि ये थोड़ा-सा ह्यूमन बीइंग्स के लिए सही नहीं है, तो उसमें ये बंद हो गया है। उसकी जगह वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरियम जो फफूंद है वो आ चुका है, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियाँ बनाती हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी बताया हुआ है कि इसकी जो क्वालिटी है चेक करने के लिए उसका आप डब्बे पर एक्सपायरी डेट देख लें, एक्सपायर ना हुआ हो, डब्बा लिक्विड हो चाहे पाउडर हो, वो फूला हुआ ना हो, क्योंकि वो फूला हुआ है तो उसमें कंटामिनेशन हो चुका है, इसलिए वो फूल गया है। और इसके अलावा जो नमी है, पीएच है, वो ठीक-ठाक होनी चाहिए उसमें। जैसे पाउडर आप ले रहे हैं, तो आप उसको हिलाकर देख लीजिए, यदि हिल रहा है, ज़्यादा हिल रहा है, तो समझो कि उसमें नमी उड़ चुकी है, क्योंकि कुछ लोग दुकानदार जो है वो धूप में डाल देते हैं या वो टेम्परेचर का रूम टेम्परेचर में रखा है, यानी कि 18 से 24 डिग्री 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर यदि रखा है, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, नमी भी उसमें प्रॉपर बनी रहती है। लेकिन अगर डायरेक्टली आपने धूप में डाल दिया, तो वो धीरे-धीरे सूख जाएगा। ये जो है इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो कुछ में कीटों की प्रॉब्लम रहती है, जैसे गन्ने में, मूँगफली में व्हाइट ग्रग की समस्या आती है, कहीं-कहीं पे दीमक की समस्या है, तो उसके लिए आप जो है मेटाराइज़ियम एनिसोप्ली सबसे बेस्ट मित्र फफूंद है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी उपचारित करने का वही तरीका है, अगर ज़्यादा समस्या है तो आप मृदा को भी उपचारित कर लीजिए और हल्का-फुल्का बीज पे भी लगा दीजिए। दूसरा इसी का साथी है बवेरिया बेसियाना, दोनों का मोड ऑफ एक्शन सेम है। ये इनका काम करने का तरीका ये है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो सूंडी आपको दिखाई दे रही है, ये जो मेटाराइज़ियम है ये उसका है। ग्रीन कहीं-कहीं पे ग्रीन जो है फफूंद डेवलप हो जाती है, जो व्हाइट आप देख रहे हैं ये बवेरिया बेसियाना का है। तो ये सारे कीटों को कंट्रोल करता है, चाहे वो सकिंग पेस्ट है, चाहे वो कैटरपिलर है या जो भी बीटल्स हैं, सबको करता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो है कीट के शरीर पर लग जाना चाहिए। ये प्रिवेंशन में इस्तेमाल नहीं होता है। ये कीट की अवस्था उपस्थित होनी चाहिए, तभी इनका इस्तेमाल होता है और तभी ये काम कर पाते हैं। तो क्योंकि इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये बॉडी के जो भी कीट है उसकी बॉडी से टच करते हैं और टच करके उसमें पेनिट्रेट करते हैं और पेनिट्रेशन करने के बाद में जहाँ से भी उनको रास्ता मिलता है, एनस के द्वारा, मुख के द्वारा या कोई भी शरीर का पार्ट जो घाव हो कहीं पर, तो वो एंटर कर जाएगा और अपनी मात्रा को बढ़ाने लगता है इसके बॉडी के अंदर जाकर के, और इसका जो आहार नाल है उसको चॉक कर देगा और उसके शरीर से ही अपने आप को जिंदा रखने के लिए खुराक लेने लगता है। तो ये फफूंद जो है धीरे-धीरे मल्टीप्लिकेशन करती है बहुत तेजी के साथ और 24 से 48 कहीं-कहीं पे 48 मतलब 4 से 5 दिन में उस कीट को कंट्रोल कर देती है, खत्म कर देती है। तो ये सॉइल एप्लीकेशन में भी और सीड ट्रीटमेंट में भी इसी तरीके से काम करता है। तो अगर बीज पे आप लगा देंगे तो ऑलरेडी अगर पहले से है मौजूद तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, चाहे वो दीमक है, व्हाइट ग्रब है या कोई भी कीट है, और इन्फेक्शन होने के बाद फिर वो जिंदा नहीं बचेगा। बस सवाल फिर यही खड़ा होता है कि जो बैक्टीरिया फफूंद आप ले रहे हैं, जो मित्र जीव आप ले रहे हैं, वो जिंदा होना चाहिए और उस पैकेट के अंदर होना चाहिए। बीज शोधन कैसे करें? हाँ, उसी कड़ी में है कि आप एजोटोबैक्टर एजोस्पी, एसिटोबैक्टर पीएसपी, एनपीके
ये मित्र जीव हैं, इनको भी आप ले सकते हैं, इनसे भी आप बीज शोधन कर सकते हैं। एजोटोबैक्टर जो है फ्री लिविंग जीवाणु है, एजोस्पिरिलियम है वो भी फ्री लिविंग जीवाणु है। इन दोनों को भी आप बहुत अच्छे रेस्पॉन्स इनके मिले हैं। ये जमाव जल्दी आता है इनसे, और नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, क्योंकि उस समय नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। एसिटोबैक्टर स्पेशली शुगर क्रॉप्स के लिए होता है, जो मीठी फसलें हैं जैसे चुकंदर है, ज्वार है, गन्ना है, ये ऑटोमेटिकली मीठी क्रॉप्स में ऑलरेडी मिलता है, लेकिन अब जो है काफी मात्रा में कम हो गया है, तो अलग से भी इसको दे करके आप एक्स्ट्रा लाभ ले सकते हैं। पीएसबी सुडोमोनास और बैसिलस ग्रुप के जीवाणु होते हैं जो फास्फोरस को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। तो FIR मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आप वेस्ट डिकम्पोजर, हालांकि अब बहुत कम हो गया है मिलना जो है, लेकिन अगर किसी के पास रखा है, वो पहले से तैयार करते हैं, तो आप इसको भी बीज उपचारित और मृदा उपचारण में कर सकते हैं इस्तेमाल। और इसी का जो सब्स्टिट्यूट है वो पूसा वाले कैप्सूल है, वो भी आप आराम से मंगा सकते हैं, ये पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, इनको आप लेकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है भूमि शोधन की, कि भूमि शोधन क्यों करें। तो उसके पीछे भी रीजन यही है कि हमारी जमीन में चूंकि मोनोक्रॉपिंग या एकल फसल हम करने लगे हैं बहुत ज्यादा, तो उस फसल के जो कीट हैं, बीमारी हैं, वो हमारी जमीन में घर कर जाते हैं, उनकी लाइफ साइकिल वहीं पर पूरी होती जाती है। इस वजह से जो है वो अपने आप को उस खेत से दूर नहीं कर पाते। इसीलिए कहते हैं कि फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी है। एक फसल के बाद दूसरी फसल चेंज करना बहुत जरूरी है। गहरी जड़ के बाद में उथली जड़ वाली फसल जरूरी है। कम पानी चाहने वाली की फसल के बाद में अधिक पानी चाहने वाली फसल जरूरी है। बदलाव ही संसार का नियम है, और ये बदलाव हम करते नहीं हैं। इसलिए हम कहते हैं अन्न उत्पादन में हम संपूर्ण हो गए हैं, हमारे पास बहुत अन्न है, लेकिन जब आप करेंगे ही उसकी खेती तो अन्न तो होगा ही होगा। आपने धान ही धान लगा दिया चारों में, गेहूं ही गेहूं लगा दिया, गन्ना ही गन्ना लगा दिया, तो फिर कैसे वो जो है समस्याएं नहीं आएंगी। आप जब एकल प्रणाली में जाते हैं तो ये समस्याएं आती हैं, और जैविक खेती में एकल प्रणाली बैन है। आप जो है जैव विविधता का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपनाना पड़ेगा। एक ही खेत में जितना मैक्सिमम आप फसल लगा सकते हैं, जमीन के किसी भी भाग को आप खाली ना छोड़ें, आप उसमें कुछ ना कुछ आप लगाएं, लेकिन आप उसको एक फसल उसमें ना लगाएं, अनेक फसलें लगाएं। आप 50 फीट तक आप देखते हैं कि पूरा आसमान खुला हुआ है, आप 50 फीट तक कोई भी एग्रो फॉरेस्ट्री साथ में ले सकते हैं, नीचे हल्दी लगा सकते हैं, जैसे गन्ना ही है, गन्ने को आप 8 से 10 फीट 15 फीट पर ले जाएं, और बीच में आप 2 लाइन 4 लाइन अन्य किसी फसल की लगा सकते हैं जो भी सीजन के हिसाब से आता है। अभी मैं वेस्टर्न यूपी की बात करूं तो यहाँ पे गन्ना जो है मैक्सिमम मार्च में लगाते हैं, अप्रैल मई जून तक भी लगाते हैं, गेहूं काटने के बाद लगाते हैं। उसका कुछ मतलब नहीं बनता है। सही तरीका इसका जो है फरवरी मार्च, 15 फरवरी के बाद मार्च अप्रैल तक आप लगा लीजिए। और उससे भी बेस्ट है कि यदि आप अक्टूबर की सोइंग में आप आ जाएं तो उससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती है। आप अक्टूबर की सोइंग कीजिए और गैपिंग पर कीजिए, 5 फीट से लेकर के आप 10-12 फीट पर ले जाइए। तो वो जो गैपिंग आप करेंगे उसमें आप मेथी, धनिया, लहसुन, प्याज, मटर, चना, कोई भी फसल आप ले सकते हैं, सरसों। तो ये क्या है, ये आपको एक्स्ट्रा इनकम देने के साथ साथ जमीन को ढककर भी रखेगी, जमीन ढकेगी, मल्चिंग रहेगी, तो खरपतवार भी कम होंगे, और जड़ में जो एरेशन है, जमीन में जो रहने वाले मित्र जीव हैं, जो हमारे रसोइया हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे। और जब वो प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो फसल भी समृद्ध रहेगी और हमको एक्स्ट्रा इनकम भी होगी। तो आप इंटरक्रॉपिंग या जैव विविधता को अपनाएंगे तो जैविक खेती का जो आधार है वो वही है। आप अपने खेत में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्रॉप्स लगाएं तो उसका फायदा आपको मिलेगा। तो भूमि शोधन क्यों करना चाहिए? बीमारी को रोकने के लिए, कीट को रोकने के लिए, और जो हमारे मित्र जीव हैं उनको एक बेहतर एनवायरनमेंट देने के लिए हमको जो है भूमि शोधन करना चाहिए, उनकी मात्रा बढ़ाने के लिए भूमि शोधन करना चाहिए। इससे जो है हमारी जो मिट्टी है उसकी संरचना सुधरती है। जो आज सबसे बड़ी समस्या है पीएच का असंतुलन होना, हम देखते हैं कि जो पीएच है वो बहुत आवश्यक है हमारी जमीन के लिए संतुलन होना। और जो नॉर्मल पीएच है आप सभी जानते हैं कि 5.5 से 6.5 से लेकर के 7.5 है वैसे, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो 6.5 से लेकर के 7 पीएच तक होना बहुत जरूरी है। यदि उससे ज्यादा है तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है,
जमीन में रहने वाले मित्र जीवों पे इफेक्ट पड़ता है। कम है तो भी वो एबनॉर्मल कंडीशन में रहता है। वो जो लेवल है वो लेवल 6.5 से और 7 के बीच में बना रहना चाहिए। अगर इतना भी नहीं है तो आप 6.5, 7.5, 8 तक भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे जो है अगर हम जमीन भूमि को अच्छे से शोधित करेंगे तो सॉइल की जो संरचना है उसमें सुधार आएगा और जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी जमीन के अंदर होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से वो होती रहेगी, बराबर होती रहेगी। और जो पोषक तत्व हैं, जब हमारी जमीन में मित्र जीवों की संख्या पर्याप्त होगी तो जो जमीन के अंदर खुराक पड़ी हुई है वो आपकी फसल को रेगुलर मिलती रहेगी। कैसे करें भूमि शोधन, ये उसके आयाम हैं, इनको एक एक करके जानते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, जिस तरह की भी समस्या आपकी जमीन में है आप उस तरीके से आप भूमि को शोधित कीजिए। जैसे मैंने बताया कि अधिकतर फसलों में जड़ से संबंधित बीमारी ज्यादा आती है। मैक्सिमम जितने भी जो रोगाणु हैं वो सब जमीन में ही रहते हैं और उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उनको कंट्रोल करने के लिए जो ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, ये सब जमीन के ही जीव हैं जो हमने केमिकल खेती करने के चलते इनको खत्म कर दिया है, इनकी मात्रा घटा दी है। इनको दोबारा रिवाइव करने के लिए हमको इनको दोबारा डालना पड़ेगा। तो ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास जो है आप अगर अच्छी मात्रा में है तो आप 2 किलो या आधे से 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा लोगों को भ्रमित करता है कि हम कैसे करें। कुछ लोग 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक आप उसको जो है मल्टीप्लाई करते रहते हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन एक छोटा सा समझ लीजिए कि होता क्या है कि जहां इनको बनाया जाता है वहां एक कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, प्रॉपर नमी, प्रॉपर पीएच और कंट्रोल एनवायरनमेंट के साथ इनको डब्बे में पैक किया जाता है उनके भोजन के साथ में। और जब हम इसको ओपन में लाते हैं तो कुछ लोग तरल में करते हैं। तरल में इस खुले वातावरण में करोड़ों जीव हैं ऐसे हानिकारक जो तुरंत जैसे ही आपने खोला उसमें कंटामिनेशन हो जाएगा निश्चित रूप से। हाँ, थोड़ा बहुत मात्रा में जो गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, अच्छी सड़ी हुई जो है वो काफी हद तक जो है उसमें आप 1 से 2 बार आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप पैकेट ला रहे हैं तो मल्टीप्लाई केवल कंपोस्ट में 1-2 बार कीजिए, बाकी नहीं तो आप कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सीधा लाइए, गुड़ लीजिए, ट्राइकोडर्मा हो चाहे सूडोमोनास हो या कोई भी फफूंद हो या बैक्टीरिया हो। आप 2 किलो ट्राइकोडर्मा या 2 किलो सूडोमोनास में आप आधे से 1 किलो गुड़ लीजिए, उसको घोलिए पानी में और कंपोस्ट में मिलाइए या मिट्टी ले लीजिए। अगर कंपोस्ट भी नहीं है आपके पास में तो मैंड की मिट्टी ले लीजिए और मिट्टी 10-20 किलो मिट्टी लेकर के उसमें मिक्सअप कीजिए अच्छे से, गुड़ का घोल डालिए और बस सीधा आप उसको जमीन में छिड़क दीजिए और उसके बाद पानी दे दीजिए। या अगर ऑलरेडी नमी है, आपका पैर उसमें जा रहा है ठीक से, आप चल सकते हैं तो शाम के समय दे दीजिए, रात को ओस पड़ती है, सुबह तक वो बैक्टीरिया फफूंद जो है जमीन में लीचिंग कर जाएगा, जड़ के सहारे सहारे जमीन में चला जाएगा। अब वो काम करने, कुछ लोगों के मन में सवाल होता है कि ये काम कब तक करता है, कितने समय तक करता है। काम करने का जो तरीका है उसको चाहिए जीवांश कार्बन। अब हमारी जमीन का जीवांश कार्बन घट गया, बहुत कम हो गया है, होना चाहिए 5% तक और है 0.2, 0.3, 0.4, 0.5%। कुछ अच्छी जमीनें हैं जो 0.8% तक है। सरकारी या वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि 0.8 से 1% तक ये होना चाहिए। अब इतनी मात्रा में जो ये जीवांश कार्बन घटने की वजह से ये अपने आप को जिंदा महसूस नहीं करते, मतलब इनके लिए वो प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है कि ये अपने आप को जिंदा महसूस कर सके या सही रह सके। तो इसके लिए क्या है कि जीवांश कार्बन को बढ़ाना बहुत जरूरी है। वो कैसे बढ़ेगा? जब आप तरह तरह की फसलें लगाएंगे और जमीन में अच्छे जो जमीन को सही करने वाली, समृद्ध करने वाली चीजें हैं उनका इस्तेमाल करेंगे तो वो अपने आप जीवांश कार्बन बढ़ेगा। और जीवांश कार्बन बढ़ेगा तो ये मित्र जीव ऑटोमेटिकली लंबे समय तक काम करना शुरू कर देंगे। तब तक, जब तक जीवांश कार्बन नहीं है, जिस फसल में आपने इस्तेमाल किया है उसकी जड़ के साथ ही अपना कोलैबोरेशन बना लेते हैं और उस फसल में तो काम करते ही हैं जब तक वो फसल खड़ी है। उसके बाद यदि जमीन में जीवांश कार्बन अच्छा है तो और अगली फसल में काम कर देंगे, नहीं है तो धीरे धीरे अपने आप को खत्म कर लेते हैं। ये इनका काम करने का तरीका है। तो आप ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, जैसे गन्ने में रेड रॉट की समस्या आती है, विल्ट की समस्या आती है, तो इनके लिए सबसे बढ़िया है कि आप ट्राइकोडर्मा 2 किलो, 2 से 5 किलो, अगर ज्यादा समस्या है तो 5 किलो और कम समस्या है तो 2 किलो में भी काम चल जाएगा। 2-2 किलो दोनों ले लीजिए, गोबर खाद में मिलाइए और खेत में तैयारी करते समय डाल दीजिए। आपका विल्ट, उकटा, कंडवा और इसके अलावा जो और समस्याएं आती हैं, इवन पोखा बोइंग है, हालांकि वो हवा के द्वारा फैलता है लेकिन काफी मात्रा में ऊई स्पोर जमीन में भी रहते हैं,
तो जमीन को उपचारित करने का ही मकसद ये है कि जमीन में जितने भी मित्र जो हानिकारक फफूंदनाशी पड़े हैं, उनको पहले ही ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास के जरिए खत्म कर लिया जाए। ट्राइकोडर्मा फफूंद को रोकता है और सूडोमोनास जो है बैक्टीरिया और फफूंद से होने वाले रोगों को रोकता है। निमाटोड की समस्या है तो बैसिलोमाइसिस ले लीजिए और वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरम ले लीजिए, और यदि कीट की समस्या है तो मेटाराइजम एनिसोप्ली बवेरिया बिशेना। इनकी भी डोज वही है, 2 किलो पाउडर पर एकड़ के हिसाब से या आधे से 1 लीटर पर एकड़ तरल खाद में। गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो उससे इनको ये एक्टिवेट हो जाते हैं और लंबे समय तक काम करते हैं। भूमि शोधन की बात ऐसे ही, ये जो बैक्टीरिया हैं इनका भी हम इसी तरीके से भूमि शोधन कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, मैं इसको और शॉर्ट करता हूँ। वेस्ट डिकम्पोजर, पूसा कैप्सूल, इन दोनों से भी आप भूमि को उपचारित कर सकते हैं। यानी कि जैसे आपकी फसल में कोई भी अवशेष बचा है तो आप खेत की बुआई से या फसल की बुआई से पहले ही आप जमीन में इनको तैयार करके चला देंगे तो जो बायोमास कच्चा है उसको पकाने में ये मदद करता है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जितने भी मित्र जीव हैं ये सब हमारी जमीन को सही रखने में, समृद्ध करने में सहायक हैं, तो इनका इस्तेमाल आप जरूर करें। देखिए ये पीएच का चार्ट है, मैंने पहले भी दिखाया था पिछले वाली वेबिनार में कि जो नाइट्रोजन है आप देखिए 6 से लेकर के 8 पीएच तक ही आपकी फसल को मिलता है। अगर पीएच हमारा ठीक रहेगा, फास्फोरस 6.5 से 7.5 तक ही मिलता है। पोटास और सल्फर में कोई दिक्कत नहीं है, ये हाई पीएच पे भी मिल जाते हैं। लेकिन कैल्शियम, मैग्नीशियम ये जो है आपका 6 से लेकर के और 8, सवा 8 तक मिलता है। आयरन मात्र जो है 5.5 से लेकर के 7 तक मिलता है, और जो मैग्नीज है वो आपका 5 से लेकर के 7 तक मिलता है। मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर और जिंक। और मॉलिब्डेनम जो है वो 6 से लेकर 8 के बीच में मिलता है। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये पीएच को दर्शाता है कि किस पीएच पर कौन सा तत्व मिलता है। अब आप सोचिए कि जो मैंने बताया 5.5 से लेकर के 7.5 तक, देखिए लाइन देखिए, ये एसिड वेरी स्लाइटली जो है यहाँ मैंने बताया 6.5 और ये 7.5। इस पीएच पर सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, तत्व हैं, पोषक तत्व पौधे को जो चाहिए 18 से 20 तत्व जो हैं वो सारे के सारे इस पीएच पर मिलते हैं। इसलिए हमारा पीएच जो है नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। अब जल्दी से मैं बता देता हूं कि कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक तो जो फसल की जो खुराक है, जैविक खेती में हमको ये ध्यान रखना है। हम लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि हमने गोबर की खाद डाल ली तो समझो जैविक खेती हो गई, या गोबर की खाद के साथ में कंपोस्ट हमने डाल लिया तो जैविक खेती हो गई। जैविक खेती या प्राकृतिक खेती मिला जुला रूप है सबका। जिस समय जो फसल या जमीन मांगती है उस तरीके से हमको उसमें मैनेजमेंट करना है, और घबराना बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे उदाहरण आपको ऐसे मिल जाएंगे, जब उन्होंने शुरू किया तो धीरे धीरे उनको सीखते गए, करते गए, और एक दिन ऐसे दौड़ने लगे। आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो उसको वो तुरंत नहीं चलने लगता है, उसको पहले माँ बाप बहुत पहले गोदी में खिलाते हैं, उसके बाद फिर पहिया चलाते हैं, फिर उनको रेड़वा देते हैं यानी कि जो वॉकर है, तब जाके धीरे धीरे वो अपने पैरों पे खड़ा होता है। उसी प्रकार से जैविक खेती करने वाले जो लोग हैं या प्राकृतिक खेती करने वाले जो लोग हैं वो एक अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं। अच्छे रास्ते पर चलने में थोड़ी समस्याएं आती हैं, संघर्ष होता है, लेकिन उससे घबराना नहीं होता है। उसमें समस्याएं कहाँ आ रही हैं उनको मीट आउट करना होता है और उसका फिर समाधान निकालना होता है। तो खुराक तो चाहिए उसको, अब उस फसल को पोषण कैसे मिले ये हमें सोचना है जैविक खेती में। मैंने बताया कि जैव विविधता बहुत जरूरी है। जब तक आप जैव विविधता नहीं अपनाएंगे तब तक जो है पोषक तत्वों का प्रबंधन नहीं मिलेगा। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने गन्ने के साथ में मेथी या लहसुन और प्याज लगाया। अब गन्ने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, आप बायोपेस्टिसाइड को और बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, गन्ने में दीमक की समस्या आती है, गन्ने में विल्ट की समस्या आती है, रेड रोट की समस्या आती है। यदि आपने उसमें लहसुन प्याज लगाया है, मेथी लगाया है, धनिया लगाया है, तो इनकी जड़ों से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकलते हैं। वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं, सिट्रोफोर्स जो हैं, वो एक दूसरे की फसल को न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट के साथ साथ जो है जो कीट और बीमारी हैं उनको, उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि जिससे कि वो बेहतर, उनके लिए अच्छी जगह, मतलब उनके लिए वो एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं करता है। तो जो दीमक और या दूसरी बीमारियां आ रही हैं वो लहसुन और प्याज के जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकलते हैं या सिट्रोफोर्स निकल रहे हैं, उसकी जड़ों से रसायन निकल रहे हैं, वो उन बीमारियों को कंट्रोल करते हैं।
इसलिए जैव विविधता या एक फसल के साथ अनेक फसलें लगाने का चलन जैविक खेती में है, तो वो बहुत जरूरी है। तो प्रबंधन तभी होगा जब हम जैव विविधता को अपनाएंगे, और इसके अनेक फायदे हैं। हमने मिट्टी भी सुधरती है, हमारी इनकम भी बढ़ती है, एनवायरनमेंट भी अच्छा होता है, और इसके साथ साथ जो है जो हमारी इनकम है, मान लीजिए आपने गन्ना ही लगाया, उस फसल में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कोई बीमारी या कीट ऐसा लग गया जिससे कि पूरा बर्बाद हो गया। अगर आप इसके साथ दूसरी फसल कर रहे हैं या कोई वानिकी लगा रहे हैं, जैसे आजकल बर्मा ड्रैग है, जो मालाबार नीम है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, या एक हमारे किसान हैं 12 अंता में अ, 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 रा, अ, राज नंदवाना जी, उन्होंने बहुत अच्छा एक अपने खेत के चारों तरफ बफर जोन मेंटेन किया है, जिसमें सागौन के साथ में करौंदा लगाया है। सागौन लंबे समय की फसल हो गई, और करौंदा उनको तुरंत जो है हर साल पैदावार देने वाला या फल देने वाला हो गया। तो इस तरीके से भी आप प्लान कर सकते हैं कि बफर जोन तो मेंटेन रहेगा ही रहेगा, साथ में हमको जो बाहर की जो दीवारें हैं, बाहर की जो बाउंड्री है, उसको भी हमने कवर अप कर लिया, और वहां से भी हम इनकम ले रहे हैं। इस ऐसे ही आप बीच में और भी कर सकते हैं। आप किनारे पर खेत के अंदर की साइड लगभग 3 या 5 मीटर पर आप एक मैंड बना दीजिए, उस पर आप फल वाले पौधे लगा सकते हैं। उसके बाद एक मैंड और बना करके उसमें आप कंद वाली फसल लगा सकते हैं। छोटी-छोटी क्यारियों में बाँट करके और बहुत सारी फसलें लगा सकते हैं। ये छोटे खेत वाले तो कर ही सकते हैं, जो बड़ी ज़मीनें हैं उनमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा जो दलहनी फसल है, फसल चक्र अपनाने के साथ-साथ में आपको दलहनी फसल साल में एक बार ज़रूर लेनी चाहिए, जिससे कि ज़मीन की जो दशा है वो सही रहती है। जैसे धान से पहले सनी ढैंचा लगाते हैं, तो उससे जो है आपको नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। जो फसल का बोने का समय है, उसका ध्यान रखें, उचित समय पर लगाएँ, उचित दूरी पर लगाएँ, इसका बड़ा महत्व है। हम लोग करते क्या हैं, कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम बीज डालें, वो बहुत ज़रूरी नहीं है। हमने अपने बीज को अभी जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देखिए, एक कमरे में यदि 50 लोग आ सकते हैं और हमने उसमें 100 लोग डाल दिए हैं, तो वो साँस लेना उनको मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही पौधे का भी हिसाब है। अगर आपने एक पौधे को पूरा जो न्यूट्रिएंट्स उसके आस-पास का है, उसको प्रॉपर मिलेगा, तो वो फुटाव भी करेगा और अपने आप को मजबूत भी करेगा। जब अंदरूनी ताकत उसको मिलेगी, तो रोग और बीमारी भी कम आएँगे और वो बेहतर उत्पादन देने में सक्षम होगा। तो उचित समय और उचित दूरी भी बहुत ज़रूरी है। बफर ज़ोन जैसे मैंने बताया, आप बफर ज़ोन वानिकी फसलों के साथ में और फल वाली फसलों के साथ में वो आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है धान की फसल में ही आप ब्लू ग्रीन एल्गी है, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, एजोला है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फसल का जो अवशेष है, उसका उचित प्रबंधन करना ज़रूरी है। उसको आप कंपोस्ट बनाएँ, जलाएँ ना, इसे जलाने की बहुत समस्या रहती है। आप खेत में ही उसको आजकल ऐसी मशीनें आ गई हैं कि उसी में आप उसको पलट दीजिए और डिकम्पोज़र आप इस्तेमाल कर दीजिए, वहीं पर गल जाएगा वो। और यदि केमिकल खेती भी आप कर रहे हैं, तो हल्की मात्रा में यूरिया डाल करके भी उसको गला सकते हैं। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है। और जैविक मुख्य फ़ोकस जो हमारा होना चाहिए, वो जैविक कार्बन को बढ़ाने पर होना चाहिए। अब जल्दी से समय बहुत हो चुका है, बस बहुत जल्दी से मैं इस पे आता हूँ क्योंकि क्वेश्चन आंसर का आज हमारा था, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा लंबा खींच गया। तो ये हमारे कुछ पोषण प्रबंधन है साहब, आप मैं समझता हूँ जैविक खेती करने वाले सभी जानते हैं। हमको जीवामृत का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और जीवामृत में भी देसी गाय का जो बना हुआ जीवामृत है, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। जहाँ-जहाँ देसी गाय का गौमूत्र जाएगा, जीवामृत जाएगा, वहाँ ज़मीन में सोए हुए मित्र जीव, केंचुए और सब जो है ऊपर आ जाएँगे और आपकी फसल के लिए, ज़मीन के लिए काम करना शुरू कर देंगे। दूसरा घन जीवामृत है, इसको आप बुरकाव करके भी डाल सकते हैं, और इसका आप जैसे टॉप ड्रेसिंग करते हैं, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और खेत की तैयारी करते समय। कुछ लोग अगर वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं, तो इस तरफ भी आप जा सकते हैं। वर्मी वाश इसी के साथ है। जब भी आप वर्मी कंपोस्ट और वर्मी वाश एक साथ लें, तो अपना स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाएँ कि ढाल नुमा उसकी बेड बनाएँ। आप स्लोप रखें उसमें 6 से 8 इंच का, और साइड में नाली दे दें, तो उससे आपको वर्मी वाश भी मिलता रहेगा और वर्मी कंपोस्ट भी, दोनों ही एक साथ मिलते रहेंगे। कंपोस्ट खाद बनाएँ। कोई भी कंपोस्ट है जो आपका पुराना ढर्रा मेथड है, उसको आप बंद करके आप कंपोस्ट बनाएँ। यदि पशु ज़्यादा हैं और यदि पशु कम हैं, तो जीवामृत और घन जीवामृत का इस्तेमाल करें। खलियाँ यदि मिल पाती हैं, किसी के यहाँ निमाटोड की समस्या है, तो आप
नीम की खली ले सकते हैं, महुआ की खली ले सकते हैं, जो भी उपलब्ध है आपके पास, सरसों की खल है, इसको और अच्छा तरल खाद के साथ देना है तो आप जीवामृत के साथ में जो है खली, सरसों की खल डाल करके बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया है। जो इसके रिजल्ट आए हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा के साथ साथ माइक्रोब्स की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। जब आप जीवामृत बनाते हैं 3 से 5 दिन में, तभी आप 1 से 2 किलो खल उसके अंदर डाल दें बारीक करके, तो वो जो है वो शुरू में ही जब आप सारा मटेरियल डालेंगे तभी उसको डाल दें, तो उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो बढ़ जाती है और आपकी फसल के लिए बहुत बढ़िया खाद, तरल खाद बन जाती है। हरी खाद जैसे मैंने बताया, कोई भी दाल वाली फसल या हरी खाद साल में एक बार जरूर इनकॉर्पोरेट करें अगर आपको जैविक खेती करनी है। ऐसा फसल चक्र अपनाएं जिसमें ये जरूर हो, तो इससे जो है आपका जो पोषण प्रबंधन है वो बना रहेगा। प्रेसमड यदि किसी के पास है तो उसको भी आप डाल सकते हैं, जो शुगर मिल्स से कनेक्टेड हैं, सस्ती मिल जाती है। हालांकि ये आप ही की चीज है लेकिन वो पैसा लेते हैं, तो आप ट्रॉली में भरकर लाइए। और मैंने इसमें देखा है कि कुछ लोग बताते हैं कि हैवी मेटल्स होते हैं, लेकिन ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, उसमें हैवी मेटल्स इतने नहीं है। आप अगर फिर भी आपको लगता है तो आप उसको 2-4 महीने रख दीजिए, ला करके डाल दीजिए और उसमें डिकम्पोजर का आप इस्तेमाल कर दीजिए या पूसा कैप्सूल का इस्तेमाल कर दीजिए या ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर दीजिए, तो वो अच्छे से और सड़गल जाएगा और आपकी फसल के लिए एक बेहतर कंपोस्ट खाद तैयार हो जाएगा। नाडेप कंपोस्ट ये पुराना तरीका हो गया, ये बहुत लेंथी है, तो इसको आप करें ना करें वो आप देख लीजिए। क्रोम खाद बहुत अच्छा खाद है, आप बना सकते हैं इसको अपने घर पर ही। बस इसकी जो रॉक फास्फेट है, मसूरी फास्फेट है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहां पर ये है और कैसे बनता है वो यूट्यूब चैनल पे है। इसको रॉक फास्फेट, मसूरी फास्फेट के साथ में जो भी आपके पास में कचरा है, बायोमास है, उसके साथ इनकॉर्पोरेट करके गला चढ़ा करके 30 से 35 दिन में तैयार हो जाता है। और ये एक फास्फोरस का बहुत अच्छा स्रोत होता है जिसमें 20 से 22% जो है फास्फोरस होती है। मटका खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सप्त अंकुर धान्य जो है, जैसे अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर है या पूसा कैप्सूल है, या नहीं भी है तो आप दाल ले लीजिए 5-7 तरह की, उनको आप रात को भिगो दीजिए, अगले दिन उनको वो फूल जाएंगी, अगले दिन मिक्सी कर लीजिए, उसको अरक निकाल लीजिए और उसको आप पर एकड़ के हिसाब से 1 से 2 किलो दाल काफी है, 2 किलो दाल पर एकड़ के हिसाब से उसका जो भी अरक निकलता है वो ऐसे मान लीजिए टॉनिक की तरीके से काम करेगा। इसके अलावा जो गोबर है आपके पास, कंडे हैं या जो गाय के, देसी गाय के या किसी भी पशु के जो गोबर हैं, बने हुए कंडे हैं, उनको आप 2 से 4 दिन 5 दिन आप भिगो के रखिए। उसमें भी जो काला काला निकलता है, अर्क जो उनका निकलेगा उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। कुछ एक क्रबको का भी जो है प्रोडक्ट आता है सागरिका के नाम से, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे टॉनिक्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन जीवा अमृत जो आपने बनाया है उसका भी आप छान करके इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत अच्छा काम करता है। लस्सी का आप बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। मटका ले लीजिए, मटका में लस्सी डाल दीजिए और लस्सी में तांबे का टुकड़ा डाल दीजिए, लोहे की छड़ डाल दीजिए और उसको 10 से 15 दिन तक आप सड़ने दीजिए। उसके बाद जब उसमें सड़ाना हो जाएगी तो वो एक बढ़िया, उसमें गौमूत्र भी डाल दीजिए 5 से 10 लीटर। मान लीजिए जैसे 15 किलो आपने 15 लीटर लस्सी ले ली तो उसमें 5 लीटर गौमूत्र डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, तो ये पूरा सड़ गल करके अच्छा आपका न्यूट्रिएंट्स देने के साथ साथ में बायोपेस्टिसाइड भी बन जाएगा, जो कीट और बीमारी दोनों को कंट्रोल करेगा। पंचगव्य है, बीजीए है, जोला है, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गौबाना, गौबाना जो है वो बहुत सिंपल तरीका है। एक छोटी कुंडी बनाइए आप, जहाँ भी ट्यूबवेल है आपकी, उसमें पुराना 2-4 दिन का जो गोबर है या ताजा गोबर आप डाल सकते हैं, उसमें गोबर और मूत्र दोनों डाल दीजिए और जो पानी का सोर्स है, ट्यूबवेल का जो पाइप है, वो सीधा उसमें डाल दीजिए। तो वो क्या है, वो घुलेगा पानी, वो गोबर में, मिट्टी में, उसमें मूत्र में घुल करके और सीधा सीधा नाली के सहारे आपका जाएगा। यदि आप इसको देसी गाय के गोबर के साथ करेंगे तो उसका एक्सीलेंट रिजल्ट आए हैं। जहां जहां ये जाएगा, आप सोच रहे हैं कि ताजा गोबर में दिक्कत आएगी, देखिए ताजा गोबर आप कंपोस्ट के रूप में गाढ़ा करके डालेंगे उसको सीधा, जैसे आजकल डालते हैं, मैंने देखा है कि कच्ची खाद जो है सड़क के किनारे से ले ली और उसको आपने खेत में डाल दिया, कच्चा पड़ा हुआ है, वैसे तो कहने को 3 साल की है, 2 साल की है, लेकिन वो कच्चा होता है और आपने 5 दिन जो है ढेरी बना के उसमें रखी, तो उसमें जो पहले ही नहीं था कुछ भी, वहां जाकर के और खत्म हो गया। उसके बाद फिर उसको मिक्सअप करते हैं, तो वो कच्चा खाद है, वो आपके दीमक या दूसरी चीजों को बुलाता है। दीमक इसलिए आती है क्योंकि उसमें कार्बन नहीं है। तो कार्बन इसलिए कहते हैं कि आप तरल खाद, जब आप जो गोबाना मैंने बताया कि आप गोबर और मूत्र का जो घोल है पानी के साथ, उसको आप घोलिए, तरल बनाइए और सीधा खेत में चला दीजिए, बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे इसके।
मित्र जीवाणु मैंने आपको बता ही दिया कि आप इस्तेमाल कीजिए, गोबर गैस है तो वो कर दिए। होमा फार्मिंग नक्षत्रीय खेती, जिसको बहुत अच्छी, ये भी एक तरीका है जो पहले एक डास पे एक प्रोजेक्ट हुआ था, इसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा, हमारे यूपी में तो बहुत अच्छा हुआ था और इसमें काफी पैसा भी खर्च किया था, लेकिन लोग इसको कर नहीं पाए क्योंकि थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। एक साथ हम किसी को कन्वर्ट करेंगे उस तरीके से तो वो नहीं आएंगे। जब जागरूकता आएगी, अब सही मायने में इसकी जरूरत है, तो होमा फार्मिंग जो है वो आप कर सकते हैं। और सोयाबीन या किसी भी दाल का जैसे बताया मैंने, टॉनिक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। होमा फार्मिंग क्या है, मैं 2 मिनट इस पे लूंगा, उसके बाद अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। इसमें ये इतना बढ़िया है, ये हमारे ही देश की संस्कृति थी। आज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जितने भी विदेशी लोग हैं वो इस पर बहुत बड़ी रिसर्च कर रहे हैं। आप इसको घर में भी कर सकते हैं और अपने खेत में भी कर सकते हैं। जब आप खेत में करते हैं इसको या घर में करते हैं तो 8000 घन फीट का जो एरिया है वो आपका शुद्ध होता चला जाता है। और इसमें तांबे का पात्र ले आता है, इस तरीके का जो आप देख रहे हैं। और इसमें देसी ही जैविक खेती से उत्पन्न जो अनाज है, गेहूं है, दाल है, कुछ भी ले सकते हैं। और देसी गाय के गोबर से बने हुए कंडे, इनको आप लीजिए। सुबह और शाम का जो कैलेंडर है वो आपको नेट पे मिल जाएगा, कब सूर्य होता है कब सूर्यास्त होता है वो आप देख लीजिए, और सुबह ही आपको मिल जाएगा। आप नेट पे जैसे डालेंगे तो आपको टाइम का पता चल जाएगा। ये सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय ही होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सूर्य उदय का जो एक मंत्र है उसके साथ आहुति दी जाती है। आप 5 मिनट पहले बैठ जाइए, इसको एक ही जगह पर निश्चित करना है, चाहे आप घर में करें चाहे आप खेत में करें। वो जगह बार बार बदलनी नहीं चाहिए, वहीं से पूरा एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन होता चला जाता है। तो आप जब एक जगह इसको निश्चित कर देंगे, पूरब की दिशा में मुंह करके बैठना होता है। और जो शुरू सुबह का जो मंत्र है, सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः, प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदं नमः, और शाम का जो है अग्ने स्वाहा अग्ने इदं नमः, प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदं नमः। ये मंत्र के साथ में आप जैसे पहला मंत्र आपने दिया, दो आहुति देनी होती है। ये पहली वाली लाइन जैसे हमने बोला, हमने घी को उस अनाज में मिक्स अप कर लेना पहले ही, और अग्नि प्रज्वलित कर देनी है। अग्नि जब प्रज्वलित हो जाएगी 5 मिनट पहले, तो वो इस तरीके से हल्की हल्की जलने लगेगी। आपने जैसे पहले लाइन बोली सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः, तुरंत उसमें से आधा जो है आपने आहुति दे दी। उसके बाद फिर दूसरे मंत्र के साथ में आहुति दी थी। तो जो आहुति से निकल रहा है उसमें जो किरणें, उसमें जो उसके रिएक्शन में गैसेस निकल रही हैं, वो सारी एनवायरनमेंट को क्लीन करने वाली गैसें हैं। और वो सूर्य उदय होते समय या सूर्यास्त होते समय जो सूर्य की किरणें आपस में इनका रिएक्शन होता है, वो हमारे 8000 घन फीट के एरिया को शुद्ध करता है। और इस क्षेत्र में इतने एरिया में जो भी आपका हानिकारक बैक्टीरिया हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। अगर आप खेत में कर रहे हैं तो आपकी फसल स्वस्थ रहेगी, कीट बीमारी से मुक्त रहेगी, और धीरे धीरे जो है आपको कोई कीटनाशक, कोई पेस्टिसाइड छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब इसकी राख बचती है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, बीज उपचारित कर सकते हैं। इवन ऐसा भी देखने में आया है कि एलर्जी तक इससे ठीक हो जाती है। पेट में आपको दर्द है तो उसको आप पानी के साथ लेकर के उससे भी आराम मिलता है। बहुत सारी रिसर्च है, आप नेट पे देखेंगे तो इसकी मिल जाएगी। और इस मंत्रों को बोलने का भी एक भाव होता है, और ये हम सीधे जो है ईश्वर को साक्षी मान करके अग्नि के साथ में जितने भी हमारे देवता हैं उनको हम आहुति देते हैं, जो हमारी इस पूरे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में मदद करते हैं। तो ये होमा फार्मिंग है। और मैं आपको बता दूं कि जो एक कैलेंडर भी होता है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये एक कैलेंडर भी है जिसको हम बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर कहते हैं। आपने सुना होगा नक्षत्रीय खेती में एक समय होता है, उस समय के अनुरूप जो है आपको सब फसलें लेनी होती हैं। तो ये 2021 का एक कैलेंडर है। आप ये देख रहे हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अभी जैसे जुलाई का महीना चल रहा है, 6 जून है ना, हाँ जून का महीना है। तो आप देखिए ये मून अपोजिट एंड सैटर्न, ये 48 घंटे बाद जो फुल मून होता है। शिव सर सॉरी, शिव सर दिख नहीं रहा स्क्रीन में आ नहीं रहा है। ओके एक मिनट वो शायद 1 मिनट, वो मैंने शेयर नहीं किया शायद इसलिए। कैसे आएगा? अब दिख रहा है? अब आया सुरेश जी? नहीं जी सर आ गया। हाँ जी ये देखिए सोइंग डेट है और मून के हिसाब से
तो ये आप जून में जो है इस तरीके से ये डेट्स में अगर आप सीड एंड फ्रूट्स क्रॉप लगाएंगे तो इनका अलग प्रभाव पड़ेगा। रूट की जो ट्यूबर्स क्रॉप हैं वो, तो इनका एक समय है, वो पूरा उसके हिसाब से इसको बनाया गया है। ये जो रेड लाइन में आप देख रहे हैं, अवॉइड करना है इनको, अवॉइड सोइंग, मतलब जो बोने की तिथि है वो इन डेटों में नहीं करनी है। तो ये आप अगर करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग मून्स, इसके आधार पर यदि आप करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा जो है रेस्पॉन्स इसका मिलता है। इसको हम नक्षत्रीय खेती कहते हैं या बायोडायनेमिक खेती कहते हैं, और ये वास्तव में इसका जो है बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि अभी समय बहुत हो चुका है, अब फटाफट सवाल लेते हैं। तो आज का जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मकसद यही है कि जो प्राकृतिक और जैविक खेती है वो जीवन का आधार है, और इसको हम लोग मिलकर के ही एक अच्छा आधार दे सकते हैं। और जो पेड़ पौधे हैं इनसे हम प्रेम करें, प्रकृति जो है तभी हमको जो है आशीर्वाद भी देगी और हमारी आने वाले संतति को एक अच्छा माहौल और एक अच्छा एनवायरनमेंट देगी यदि हम ये ऐसा करते हैं। तो मैं 2 लाइनों के साथ अपनी पीपीटी को बात को खत्म करूंगा, उसके बाद हम सवाल लेंगे कि अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता कीजिए किस मंजिल तक जाता है, लेकिन यदि मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह नहीं हमको करनी चाहिए। हमें जो है कैसा ही भी रास्ता हो उस मंजिल तक हमको पहुंचना ही है। तो जो टिकाऊ खेती या जैविक खेती या प्राकृतिक खेती का जो रास्ता है वो थोड़ा सा कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन इतना कठिन नहीं है कि हम उसे ना कर पाए। तो हमें अपनी आने वाली संतति इस प्रकृति को बचाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए ये करना ही होगा, निश्चित रूप से करना होगा। और जब हम ठान लेंगे तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम होता है, वो जब हम बार बार उसको अपने मन में दोहराएंगे और सोचेंगे उसको कि हमको ऐसा करना है करना है। तो एक शाहरुख खान की मूवी भी है, आपने देखी हो शायद, कि जब हम कुछ सोच लेते हैं तो पूरी कायनात जो है वो हमको उसे सिद्ध करने के लिए हमारे सामने और हमारे साथ लग जाती है। तो वो कायनात तभी लगेगी जब हम सोचेंगे। तो आज हम ये प्रण करें कि हमने अपनी जमीन को, मिट्टी को, प्रकृति को बचाना है, तभी हम जो है इसको सही आधार दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सुरेश जी, जो भी सवाल हैं आप देख लीजिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिव सर, बहुत अच्छा सेशन रहा, आपका ज्ञान निरंतर हमको मिलता रहा और आज के सेशन में भी बहुत अच्छी जानकारियां मिली। मैं अनुग्रह करता हूं सभी साथियों से, कृपया हैंड रेज करें। पहले हम हैंड रेज के सवाल लेंगे। इसी कड़ी में प्रकाश मालपानी जी का हैंड रेज है। आदरणीय मालपानी जी, अपने प्रश्न रखिए संक्षेप में। सर कुमार जी नमस्कार। मैं अरे सर नमस्कार, सर नमस्कार, कैसे हैं सर? जबलपुर से प्रकाश मालपानी बोल रहा हूँ। जी सर। मेरे 2-3 प्रश्न हैं कि जो कंसोर्टिया आता है जी, उसको कितना यूज करना चाहिए पहला प्रश्न, प्रति एकड़? जी सर। तो उसमें क्या तीनों आपके वो मिल जाते हैं? ठीक है, ठीक है। और माइक्रोराइजा जी सर। तो जमीन सुधार के लिए यूज करना चाहिए, तो कितना यूज करना चाहिए? ठीक सर, और तीसरा सवाल? अच्छा, एक आपने बोला था कि जो सरसों की खली वगैरह मिला करके करें उसमें, जी, तो उसमें ये किसी ने मुझे बताया था कि उसमें फफूंद की समस्या आती है खली अच्छा, डालने, तो ठीक है। उसको काउंटर करने के लिए शायद चूना बताया था उनने, बट वो मैं सुन नहीं पाया था पूरा। अच्छा जी, और ठीक है सर। अजोला की अवेलेबिलिटी कहाँ पे हो सकती है? अजोला की अवेलेबिलिटी सर ऑनलाइन है, कुछ साउथ की कंपनीज बनाती हैं, इवन IRI पूसा में भी ये आपको मिल जाएगा। तो हाँ, मदर कल्चर आप कहीं से उपलब्ध करा लें, अगर नहीं होगा तो हम लोग मैं बात करके कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो जाएगा। जो बलराम टीम है वो कहीं ना कहीं से आपको अरेंज करवा देगी। और नहीं तो ओके। पूसा वगैरह जैसे मेले वेले लगते हैं तो वहां पर भी मिलता है। और हाँ इसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने यहाँ बेड वेड तैयार कर लेनी चाहिए। तो उसमें हाँ आप जी। डाल करके इसको अपने यहाँ ही बनाइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, एक बार मदर कल्चर ला करके। नहीं, लेकिन मदर कल्चर तो चाहिए ना साहब पहले। ठीक सर, उसका अरेंजमेंट करवाते हैं। तो आपका पहला सवाल था कंसोर्टिया कितना यूज करें। देखिए हाँ एमपी जी। के जो कंसोर्टिया है वो डिपेंड करता है, वैसे तो उसके मैंने बताया कि जिस तरीके से आप किस कंपनी का ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें CFU इसको क्या है। इसको क्या आ रहा है, इसको क्या? हाँ, तो अच्छा। आप आधे से 1 लीटर जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको पर एकड़ के हिसाब से। और इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो कंपोस्ट या मिट्टी में मिलाइए और खेत की तैयारी करते समय डाल दीजिए। उस समय नहीं डाल पाए तो पहले पानी पे, दूसरे पानी पे
किसी भी तरीके से, वो भी नहीं है तो आप डिप करके भी चला सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, किसी बैग में प्लास्टिक के बोरे में आप भर लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए 10-20 लीटर, 50 लीटर, और उसके साथ उसको मिला दीजिए, थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए, उसमें छेद कर दीजिए, तो आप सिंचाई के साथ उसको दे सकते हैं। तो आधे से 1 लीटर इसका इस्तेमाल करें। दूसरा सवाल था आपका माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है वो मार्केट में अलग-अलग तरीके के आते हैं। आजकल कुछ हाई CFU, हाई प्रोपेगुल्स के भी आने लगे हैं, जैसे 5000 पर ग्राम के हिसाब से, 10,000 पर ग्राम के हिसाब से। तो उनकी जो डोज है वो पैकेट पे लिखी होती है, कुछ 250 ग्राम, 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से भी आते हैं। तो वो आप बाजार में जाएँगे तो 5 जो छोटे वाले हैं पैकेट, वो नैनो टेक्नोलॉजी वाले, वो आपको जो है लगभग 400-500 रुपए पर एकड़ के हिसाब से मिल जाते हैं। और कुछ दानेदार भी आते हैं। ये क्या करते हैं, जो रोस्टेड बेंटोनाइट होता है उस पर माइकोराइजा का लेप चढ़ा देते हैं, तो वो 4 किलो से लेकर के 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से डाला जाता है। उसको भी आप मिट्टी या कंपोस्ट में मिला करके यूज कर सकते हैं, खेत की तैयारी करते समय या बाद में, फसल की बढ़वार की अवस्था में। इसके अलावा हाँ जी, हाँ जी। और यदि तरल खाद में तरल वाला है तो तरल को भी जिस तरीके से NPK कंसोर्टिया दिया है उस तरीके से आप सीधे सिंचाई के साथ भी दे सकते हैं। सिंचाई के साथ मिला। हाँ जी। जो सरसों की खल वाला है वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट वाला विषय है। सरसों की खल जो मैंने देखा है, यदि आप डिकम्पोजर में डाल रहे हैं तो आप अपने मदर कल्चर को खराब ना करें। अगर फफूंद डेवलप, क्योंकि फफूंद इसलिए हो जाती है क्योंकि उसमें ऑयली सिस्टम होता है, ऑयल होता है, तो शायद इसलिए फफूंद डेवलप हो जाती होगी, लेकिन उससे न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाती है। जीवामृत भी आप ऐसे ही इस्तेमाल करें, तो जीवामृत में जब आप लास्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं तब उसको घोल के डाल दीजिए 2-4 घंटे, 5 घंटे या 1 दिन पहले, तो वो पूरा ही पूरा इस्तेमाल करना होता है। वो फफूंद केवल इसलिए डेवलप होता होगा कि जो आपका कल्चर है उसी में डेवलप होगा, लेकिन खेत में जाकर के वो नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वो जमीन में जाकर के सही होगा। बाकी वो डिपेंड करता है कि किस तरह की फफूंद है, वो चेकिंग करने के बाद ही पता चल पाएगा। अच्छा, ठीक है सर। धन्यवाद शिव सर। जी सर। अगला प्रश्न लेते हैं द बाइसिकल मैन ऑफ इंडिया। कृपया अपना परिचय दें और संक्षेप में प्रश्न रखें सर। हेलो। नीरज जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्ते सर जी, मेरा नाम नीरज कुमार प्रजापति है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और बेसिकली मुझे बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सब आप जानते हैं ऑर्गेनिकली सर, सब कुछ जानते हैं सर, आपको सब। जी। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन ये था सर आपसे, मैं पूरी देर आपका सेमिनार सुना, बहुत अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव, सारी इन्फॉर्मेशन एक सिंगल प्लेटफॉर्म में आपने ला के दी। एक क्वेश्चन ये था कि क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से भी निमाटोड की समस्या आती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम करते हैं उसमें भी ये समस्या आएगी? केमिकल में तो आ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में, तो क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम कर उसमें भी आएगी क्या? बिल्कुल सर आएगी। वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी फसल अब किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जो पॉली हाउसेस हैं उनमें बहुत ज्यादा आती है, वो निमाटोड हमारी सॉइल में भी होते हैं, और जमीन में जब मित्र जीवों की संख्या कम हो जाएगी तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। दूसरा, हमने प्लांटिंग मटेरियल कहाँ से लिया है, सीड कहाँ से लिया है, कभी कभी जो हम टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए पड़ोस के खेत में है, उन्होंने हमारा फावड़ा ले लिया है, वही हम बिना धोए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां से भी नेमाटोड आ जाते हैं। तो उसके जो वाहक हैं वो अनेक प्रकार से आपके खेत में आ सकते हैं, और जैविक खेती में भी नेमाटोड आ सकता है, लेकिन इसका इलाज है, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। और जो प्रॉपर तरीका, जैसे गेंदा लगा देते हैं, एलोवेरा लगा देते हैं, केला लगा देते हैं, सूरजमुखी है, इनसे भी जो है नेमाटोड काफी हद तक कम होता है। और इसके अलावा जब हम क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं, इनसे भी काफी हद तक कम होता है। दूसरा, कुछ ऐसी फसलें हैं जैसे जो सोलेनेसी ग्रुप की फसल हैं, टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है, आप लगातार यही लगाए जा रहे हैं तो निमाटोड की मात्रा बढ़ेगी। उस दौरान हमको फसल चक्र जो है बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। जी सर, शुक्रिया सर। धन्यवाद शिव सर। अगला प्रश्न है गिरीश कुमार गौतम जी का। हेलो सुरेश जी, आपकी आवाज चली गई है। सुरेश जी। अगला प्रश्न गिरीश जी का है। हाँ, आदरणीय गिरीश गिरीश जी। जी अपना प्रश्न रखें। गिरीश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना प्रश्न रखें। एक मिनट, आज पूछ लेते हैं। वो कर दिया सर मैंने। हाँ
चलिए नेक्स्ट लीजिए सुखविंदर जी। आशुतोष शर्मा जी कृपया अपना, अच्छा गिरीश जी का हो गया माइक पर। गिरीश जी ठीक है। संक्षेप में अपना प्रश्न रखिए। सर प्रणाम, नमस्कार सभी साथियों जी को प्रणाम। प्रणाम जी। मेरा एक प्रश्न है सर, मैं निवेदन कर रहा था, मैं पिछले 8 वर्षों से भाई के साथ जैविक खेती कर रहा हूँ ठीक है। और कुछ गौमूत्र से जैविक कीटनाशक और जैविक ग्रोथ प्रमोटर तैयार कर रहा हूँ, जैसे ठीक है सर। पंचगव्य है जी और साथ ही 2-3 उत्पाद तैयार कर रहा हूँ। तो अभी तो फार्मर्स को हम वितरण कर रहे हैं, जी। लेकिन जब इसका मार्केटिंग के लिए नंबर आता है तो सरकारी स्तर पर इसकी किस प्रकार से हम को परमिशन मिल सकती है सर? थोड़ा इस पर देखिए प्रकाश सर, डालें। हम मार्केटिंग पे भी एक स्पेशल वेबिनार रखेंगे अभी जल्दी में ही। जी। एक्चुअली होता क्या है सर गिरीश जी कि हम लोग जैविक खेती कर लेते हैं, लेकिन मार्केटिंग की हमारे सभी के सामने ही समस्या है। अभी गवर्नमेंट इसमें बहुत ज़्यादा योगदान नहीं कर पा रही है, लेकिन मैं इसको इस तरीके से समझता हूँ कि आप अपने लोकल लेवल पे मार्केट डेवलप कीजिए। जैसे आप इंडिविजुअल कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप ग्रुप में आ जाएँ। ग्रुप में आने के बाद में आप पीजीएस या किसी भी सर्टिफाइंग एजेंसी से अपने प्रोडक्ट को सर्टिफाई कराइए। उसके बाद आईएसओ ये जो एफएसएसआई है, वो आपको बहुत आसानी से बहुत ही कम कीमत पे उसका लोगो मिल जाता है। उसका जो आप अप्लाई करेंगे एफएसएसआई में, तो बहुत सस्ते में वो आपको मिल जाता है। आप अपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग कीजिए। कुछ भी चीज़ आप पैदा कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए जब आप ग्रुप में आ जाएँगे, तो प्रोसेसिंग करेंगे। और साथ में अगर कोई हो जाए, तो आपकी तरफ यदि कोई एनजीओ हो या तो गैर सरकारी संस्था हो या कोई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी हो, तो उनके साथ भी आप अपना टाई अप कर सकते हैं। और उससे भी अच्छी चीज़ है कि आप जितने भी आपके मिलने वाले लोग हैं, आप सोशल मीडिया का सहारा लेकर के आप अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आप उनको भेजिए कि आप मेरे पास में गेहूँ है, मेरे पास धान है, मैं उसको जब आप पैदा कर रहे हैं, तो आप बीज उपचारित करने से एक हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे नितिन काजला जी हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था हमारे एक वेबिनार में कि हमने जो भी मान लीजिए हमने धान पैदा कर रहे हैं, तो हम धान का बीज उपचारित करते समय अपना फोटो डाल दें कि आज मैं जो है 5 बीघा में या 10 बीघा में धान की रोपाई कर रहा हूँ, बीज को उपचारित कर रहा हूँ, उसके बाद ये वैरायटी में लगा रहा हूँ और ये मेरी फसल की कंडीशन है। आप बीज उपचारित करते हुए, पानी देते हुए, फसल की ग्रोथ की फोटो दे दीजिए उसमें। और जब हार्वेस्टिंग का टाइम आए, तो पकाव वाली स्थिति का फोटो दे दीजिए और अच्छा उसके इस साथ विषय हाँ, सर आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा सर, विषय के हिसाब से समय को देखते हुए थोड़ा संक्षेप में रखते हुए ठीक है। आगे प्रश्नों को मेरा लेना मेरा चाहता निवेदन हूँ। सर, ये जो उत्पादित जो फसलें हैं सर, फसलों का तो मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, जी, उनका तो मेरा अच्छी तरह से मार्केटिंग हो रहा है। लोकल मेरा मार्केट है कोटा, राजस्थान से हूँ, ठीक है। तो उसका तो मार्केट हो रहा है। लेकिन मैं जो उत्पाद तैयार कर रहा हूँ गौशाला के, जो गौमूत्र से पंचगव्य तैयार कर रहा हूँ, जी, एक 18 से 20 जड़ी बूटियां गौमूत्र में उकाल कर एक कीटनाशक तैयार कर रहा हूँ। ठीक मैं है। उसके लिए निवेदन कर रहा था आपसे, उसकी मार्केटिंग कैसे की जा सकती है? क्योंकि उसकी गवर्नमेंट मार्क में जो सरकारी अधिकारी है उनसे संपर्क किया है, तो उन्होंने परमिशन के लिए मना किया सर। देखिए, उसको ना आप अपने लोकल लेवल पे अगर आपने रिजल्ट उसका अच्छा लिया है, तो कुछ किसान ऐसे होते हैं जो जैविक खेती करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास लेबर की समस्या होती है। जी। वो बायोपेस्टिसाइड बना नहीं सकते, तो आप उनसे संपर्क कीजिए और अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोड्यूस को उसका रिजल्ट उनको दिखाइए। थोड़े डेमो प्लॉट्स लगाइए गाँव में जाकर के, एक गाँव में 2-4 किसानों के यहाँ डेमोस करवा दीजिए, तो वो लोग वहाँ उसका जब रिजल्ट देखेंगे, तो आपसे स्वयं ही माँगेंगे। आपको कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे कि हाँ, अगर कुछ आपके प्रोडक्ट में है, तो गवर्नमेंट के खुद ही वो लोग रजिस्टर्ड कर देंगे उसको जो है। तो नहीं सर, आप आपने जो है अपने एक लोकल लेवल निवेदन, पे इस्तेमाल कीजिए। माफी चाहूंगा, मैंने निवेदन किया था अपना जो कोटा जयपुर हमारा स्टेट हेडक्वार्टर है, जी। वहाँ का जो कृषि विभाग है, सबसे बड़े जो अधिकारी हैं, उनसे मैंने संपर्क किया, तो उन्होंने इसके लिए मना किया कि आप अगर इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको हो सकता है जेल भी हो सकती है। अच्छा। जी सर। तो फिर हमें थोड़ा कदम हमारे पीछे लेने पड़े कि हम काम ओके। अच्छा कर रहे हैं, गौमूत्र का और गौ संवर्धन का काम कर रहे हैं, गौ सेवा का काम कर रहे हैं, उसमें अपने को अगर मान लीजिए आगे से जेल तो होती है तो इसको आप ना पेटेंट करा लीजिए। दिल्ली में एक ऑफिस है पेटेंट ऑफिस, आप नेट पे जाएँगे, तो वहाँ से आपको संपर्क सूत्र मिल जाएँगे। तो या फिर आप मेल कर दीजिए बलराम संदेश को, तो हम जी आपको जो भी प्लेटफ़ॉर्म है उसका एड्रेस दे देंगे। ठीक है सर? जरूर सर, जी, धन्यवाद। प्लीज़। मैं आपको एक तरीका बताना चाहूंगा कि आप एक छोटा सा एक लाइसेंस होता है उप संचालक कृषि का, जी ठीक है? वो लाइसेंस किसी भी आदान को जो है स्टोर करने का होता है, उसको परचेज करने का होता है, उसको सेल करने का होता है। आप जी एक वो छोटा सा लाइसेंस रखिए और आप जो मन में आए वो कीजिए। कोई ये आपको रोक नहीं सकता। और कोई ऐसी बात जो ये जिन अधिकारियों ने कहा, ऐसा मैं शर्मिंदा हूं कि सरकारी सिस्टम में ऐसे लोग हैं
जो इस तरीके से जो है कुछ अगर कोई अच्छा करना चाहता है तो उसको दिग्भ्रमित करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने उत्पाद को जो है बिना लेवल के तो कुछ भी कर सकते हैं, आप कितनी भी बॉटलिंग करके आप कहीं भी किसी भी प्रकार से आप उसको सेल कर सकते हैं बिना लेवल के। यदि आप लेवल लगा के और अपनी फर्म या सोसाइटी का जो है लेवल लगाते हैं तो आप किसी भी, आपको सिर्फ उप संचालक कृषि का एक प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, एक लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके आधार पे आप किसी भी प्रकार के किसी भी आदान, बीज सहित किसी भी आदान के क्रय विक्रय हेतु अधिकृत होते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक सर, धन्यवाद धन्यवाद। अगला प्रश्न आशुतोष शर्मा जी का है। आशुतोष जी अपना प्रश्न रखें। मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर। जी जी सर, प्रश्न रखें। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ सर, ये जो आपका वेबिनार है बहुत इंफॉर्मेटिव है, काफी सारी जानकारी इसमें मिली हम लोगों को। पर सर जैसे अभी आपने जो चीजें बताई हैं, जैसे लिक्विड कंसोर्टिया है, राइजोबियम है, XYZ जितनी भी चीजें हैं, तो सर इफ्को के अलावा कोई और ऐसा रिलायबल सोर्सेस जहाँ से हम इनको चीजों को लें? क्योंकि इफ्को का, जैसे मैंने खुद ने पर्सनली उन चीजों को यूज किया है, मैं किसी चीज की या फर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके हर प्रोडक्ट बहुत अच्छे नहीं होते हैं। बिल्कुल। उनके जैसे सागरिका है या उनका जो भी NPK वगैरह है, कुछ चीजें उनकी वाकई में बहुत अच्छी हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हैं, लेकिन उन चीजों के साथ साथ मैंने देखा है कि वो मार्केटिंग के तौर पर बहुत सारी चीजों को अपने साथ दे देते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि जैसे अगर आप मान लीजिए मैं कोई चीज यूज कर रहा हूँ और वो जैविक के नाम पे यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो क्वालिटी उसमें नहीं मिल रही है तो डेफिनेटली मैं डिसअपॉइंट होऊंगा। तो अगर आप कुछ इफ्को के अलावा कुछ ऐसे सोर्सेज बता दें कि हाँ ये भी ऐसी रिलायबल ट्रस्ट है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कोई भी हो, पर वो अच्छी चीज दें, चाहे वो थोड़ी कॉस्टली हो लेकिन अच्छी हो, जिसका हमको रिजल्ट मिले और हम भी उनको प्रमोट कर पाए या बता पाए किसानों को कि देखिए हम लोगों ने इसको यूज किया और उसका ये रिजल्ट आ रहा है। जी आशुतोष जी, देखिए जगह जगह पर ना आपने देखा होगा KVKs हैं, कुछ बायो कंट्रोल एजेंट लैब हैं, कुछ जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके खुद के भी हैं, जैसे नागपुर में है पैथोलॉजी लैब हैं, या दूसरे स्टेट्स में जो कॉलेजेस हैं वहां पर ऑलरेडी बन रहे हैं ये, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट के अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वहां मिल जाएगा, जबलपुर में भी हैं, और भी जहां भी आप रहते हैं वहां आप आसपास देखेंगे। इसके अलावा कुछ कंपनीज भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप मैं समझ रहा हूं। आप मेल कर दीजिएगा तो आपको एक दो कंपनीज के बता देंगे। तो जो भी अपनी ईमेल आईडी है बलराम संदेश की, तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। कुछ कंपनी जैसी जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ गौशाला भी हैं जो इस पर काम कर रही हैं। तो बस देखने वाली बात यह है कि आप आसपास पहले आप कोशिश कीजिए, गवर्नमेंट के जो अच्छे इंस्टीट्यूट है वहां से आप ले लें प्रोडक्ट। ठीक है सर? जी थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। सुरेश जी, सुखविंदर जी का है। सुखविंदर से सुखविंदर जी। हाँ जी नमस्कार। सुखविंदर जी जी नमस्कार सर, मैं सुखविंदर सिंह फतेहाबाद हरियाणा से। जी सर। सर ये माइक्रोराइजा को हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? मार्केट में ये बहुत महंगा मिलता है और हमने सुना है भी ये मल्टीप्लाई हो सकता है, हम इसको घर पे बना सकते हैं, वो बताए तरीका सर। मल्टीप्लाई जो है इसमें कई सारी, मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई कर तो लें, लेकिन कई सारी उसमें दिक्कतें रहती हैं कंटामिनेशन की। तो एक दो तरीके हैं, आप ना अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको जो है इसका जो सही तरीका हो सकता है वो आपको शेयर कर देंगे हम। जी सर, धन्यवाद। ठीक है, ओके सर। अगला प्रश्न अखिलेश परमार जी का है। अखिलेश जी अपना प्रश्न रखें। हाँ सर जी, नमस्कार सर, बहुत इन्फॉर्मेटिव आपकी क्लास रही सर। मैं वही ये जो मल्टीप्लाई के लिए ही पूछ रहा था सर, जैसे माइक्रोराइजा हो गया, इसके अलावा ये आपका एज़ोटोबैक्टर और राइजोबियम वगैरह, ये जिससे मल्टीप्लाई करना चाहें तो सर वो कैसे कर सकें? देखिए कंपोस्ट में आप एक दो बार कर सकते हैं। बात वही आती है कि जब आप पैकेट में पैक करते हैं तो उस समय वो कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, और ओपन में आप जानते हैं कि करोड़ों जीव ऐसे हैं जो उसको पूरा का पूरा कंटामिनेटेड कर देते हैं। लिक्विड में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आप कंपोस्ट में हल्की 1 से 2 बार में कर सकते हैं उसको जो है। ओके। और हेलो
सर मैं ये बोल रहा था माइक्रोराइजा जैसे मतलब रूट में डेवलप होता है तो ये जैसे मक्का मैज ये मक्का जो है मक्का पर करते इसके हैं। साथ में यदि हम हाँ जी सर उसके साथ में हम यदि दे देते हैं उसमें डेवलप हो जाएगा सर वो? हाँ उसका एक तरीका है, वो आप नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा, हम आपको उसके बारे में बता देंगे आपको। आप मेल करिएगा बिल्कुल। बलराम संदेश में या बलराम संदेश वेबिनार ग्रुप में आप अपने प्रश्न रखिएगा, आपको उचित जानकारी मिल जाएगी वहाँ पे। जी आदरणीय QCM, धन्यवाद। आप अपना नाम रिनेम करें और अपना प्रश्न रखिए और कोशिश हर बार यही की जाए आप वेबिनार में जुड़े, अपने नाम के साथ जुड़े जितने लोगों ने नाम नहीं लिख रखा है। QCOM BTD जी QCO। आदरणीय प्रदीप कुमार यादव जी, कृपया अपना प्रश्न रखें। आदरणीय प्रदीप यादव जी। प्रदीप यादव जी। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार मास्टर जी। बहुत अच्छी जानकारी श्री कुमार जी आपने दी, वास्तव में काबिले तारीफ है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि हम धान की खेती में जैसे कि मल्टी क्रॉपिंग में हम क्या क्या चीज लगा सकते हैं? मल्टी क्रॉपिंग में मतलब धान के साथ में दूसरी फसल? जी सर। देखिए धान के साथ में अगर आप दूसरी तरीके से कर रहे हैं जो श्री मेथड है, वैसे अभी तक कोई ऐसा पैकेज शायद मेरे हिसाब से तो नहीं बना है। इसमें कहीं कहीं पर मछली की खेती होती है, वो भी जो पौध ट्रांसप्लांटिंग वाली विधि है, श्री मेथड से नहीं। बाकी इसके साथ में कोई आप किनारे पे जो मैंड है उसमें तो कर सकते हैं, क्योंकि उस पानी ज्यादा चाहिए होता है धान को, इसलिए ऐसी ही फसल दूसरी चुननी होगी इनको। और मैं समझता हूँ कि ऐसी गन्ने की फसल है, अगर आप गन्ने के साथ करते हैं तो कुछ हद तक इसका सफलता मिल सकती है। मैं अपने कुछ अनुभव साझा कर सकता हूँ इस वेबिनार में सर? बिल्कुल करिए। तो धन्यवाद। मैंने एक अनुभव किया था कि धान के जो मैंने खेती की थी उसमें एक तो अनुभव ये था कि मैंने गान नहीं लगवाया था और सीधे खेत में पानी भर के ऐसे ही रोपाई करा दी थी। और जो मेड़ थी मेरे खेत की, उन मेड़ों पे मैंने ज्वार डाला था और बीच बीच में खेत में मेरे ढैंचे के पौधे थे। बिल्कुल। तो उसका रिजल्ट ये आया था कि जो कई बार वो आता है मोटा गंदी बग या मोटा फड़का सा आता है, तो उन्होंने जो मेरे ज्वार बाजरा था उसके पत्तों को उन्होंने खा लिया, उनका भोजन मिल गया और ढैंचे से कोई भी मेरे को प्रभाव नहीं पड़ा। बाकी की अच्छा खेत है यार। बिल्कुल। ऐसे तो आप जो है इसमें गेंदा भी लगा सकते हैं। एक्चुअली अगर मैंड की बात कर रहे हैं तो मैंड तो आप इस तरह की बोलते हैं, ट्रैप क्रॉप बोलते हैं इनको। तो ट्रैप क्रॉप में सूरजमुखी है, गेंदा है, इनके और साथ में जो आपने ज्वार बताया या ये दूसरी जो फसल है वो बताई, तो इनको करने से फायदा ही मिलता है, क्योंकि हम कीट को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि वो मेन क्रॉप में ना जाकर के उस पर चला जाए। तो गेंदा भी एक बहुत अच्छी जो है ट्रैप क्रॉप हो सकती है, लेकिन बीच में अगर हम बीच में करते हैं खेती तो वो इतनी ज्यादा पॉसिबल नहीं है धान के अंदर। जी। अभी कुछ साथियों ने जैसे माइक्रोराइजा की बात कही, तो जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि जब मक्का लगाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली उसकी जड़ों में माइक्रोराइजा डेवलप हो जाता है। बिल्कुल होता है जी। इसीलिए वो उसमें जो है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं मक्का में जो है, लेकिन उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस शेयर कर देंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद शिव सर। ओके। नीरज जी आपका कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न रखें। सर एक्चुअली मैं ये कहना चाहता था, मेरा एक पास्ट एक्सपीरियंस है। जब मैं ऑर्गेनिक यात्रा चालू की थी उससे पहले, तो मेरे बाद में एक किसान भाई ने किसी ने क्वेश्चन पूछा था कोटा से कि हमने एग्रीकल्चर इनपुट बनाया है। तो उसी पे मैंने एक कंपनी को कंसल्टेंसी की थी, उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ जी। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कोई भी हर्बल एक्सट्रैक्ट बनाते हैं और हम एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये हमारे 1985 का जो FCO एक्ट है, फर्टिलाइजर एक्ट, उसके अंदर ये हर्बल नहीं आता। इसीलिए उनके पास अथॉरिटी भी नहीं है कि वो हर्बल एक्सट्रैक्ट को अप्रूव कर सके। बिल्कुल। इसीलिए हमने क्या किया था, आप अगर कोई भी ऐसा लिक्विड बनाते हैं तो आप उसका सीधा लिक्विड बनाने के बाद आपकी जो रोका है, अगर आप कोटा से हैं तो मेरा नंबर लिख लीजिए, चाहे मैं आपको कमेंट में लिख दूंगा। वहाँ की जो क्वालिटी कंट्रोल मैडम है दीपिका जी, उनसे मतलब अच्छी, मैं अभी मिलके भी आया था, आप उनसे सर्टिफाइड करवा लीजिए प्रोडक्ट। अगर उससे आपका प्रोडक्ट सर्टिफाइड नहीं है
तो आप अपना प्रोडक्ट सील पैक करके कभी भी किसी को एग्रीकल्चर किसी भी किसान को नहीं दे सकते, क्योंकि उसके अंदर क्या दवाई है क्या है उसका किसी को पता नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी को देंगे तो सेल कर रहे हैं, जब सेल करेंगे तो किसी के काउंटर पे भी रखी जाएगी दवाई, इसीलिए आपको कहीं ना कहीं से सर्टिफाइड करानी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी भी ना मार्केट में आपको हर्बल के नाम पे ना बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। जी 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 जी। मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं कि उसमें केमिकल डाला हुआ है और उस पर ऊपर लिखा हुआ है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। जी जी जी। ऐसे ऐसी चीजें भी दुकान पे बिक रही हैं। अब वो लोग जाने, वो उनके साथ में वहाँ एग्रीकल्चर के अधिकारी क्या करते हैं, वो आपस में उनका मामला है। इसीलिए मैंने सजेस्ट कर रहा हूँ कि रोका से सर्टिफाइड करा ले, फिर ये ओपन में कहीं भी रख के सेल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है। तो मैं समझता हूँ जो किसानों का ये सवाल था वो आपसे संपर्क कर लेंगे, तो ये अच्छा रहेगा। आप एक बार नंबर जो है ड्रॉप कर दीजिए अपना सभी के लिए, उसमें एवरीवन में करके। जी सुरेश जी, नेक्स्ट सवाल किसका है? धन्यवाद नीरज जी। सर अगला प्रश्न क्यू सीओम जी का है। अपना प्रश्न रखिए और रीनेम करिएगा अगले बार से अपना नाम को। जी प्रश्न रखिए। अपना परिचय दीजिए, अपना प्रश्न रखिए सर। BTD प्लीज। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर हम चैट बॉक्स से प्रश्न लेते हैं। हाँ लीजिए जल्दी लीजिए। जी जी सर, पहला प्रश्न प्रेम खोरे जी का है हरदा से। सर वो पूछ रहे हैं कि सर बीज शोधन या स्प्रे के दौरान कौन से जीवाश्मों को साथ में मिला सकते हैं और किनको नहीं मिलाना चाहिए, अलग अलग करना चाहिए? बीज शोधन और स्प्रे के दौरान। अच्छा, स्प्रे के दौरान देखिए, बीज शोधन में जो ट्राइकोडर्मा है, इसको कोशिश की जाए कि जो है दूसरे जो फफूंद हैं उनके साथ में डायरेक्टली ना टच में किया जाए। ऐसे ही स्प्रे में भी, क्योंकि ट्राइकोडर्मा की जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होती है, तो ये दूसरे फंगस को जल्दी से ग्रो नहीं करने देता है। अगर आपको इस्तेमाल भी करना है स्प्रे में तो आप कर नहीं सकते। ट्राइकोडर्मा को सूडोमोनास को साथ में कर सकते हैं, लेकिन ट्राइकोडर्मा के साथ में दूसरा जो फफूंद है जैसे वर्टिसिलियम लेकेनाई है, बवेरिया या मेटा है, इनके साथ नहीं करना चाहिए डायरेक्टली। जो है अगर आपको सॉइल एप्लीकेशन में करना है तो कर सकते हैं। एक बार को ट्राइकोडर्मा को आप अलग मिट्टी में मिलाइए और कि दूसरा जो फफूंद है, मित्रजीव है, उसको आप अलग मिट्टी में मिलाइए। उन दोनों को मिला के फिर एक साथ मिला के खेत में डाल दीजिए, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डायरेक्टली टच में करेंगे तो वो उसको उसकी ग्रोथ को रोक देगा। इसके अलावा जो बायो फर्टिलाइजर हैं और बाकी जो चीजें हैं वो आप साथ में मिला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बैक्टीरिया के साथ में ट्राइकोडर्मा के साथ कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइकोडर्मा को हटा दें, बाकी फफूंद और बैक्टीरिया को सबको मिला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो ये आपका माइकोराइजा है, माइकोराइजा के साथ भी ट्राइकोडर्मा को नहीं डालना चाहिए, डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाहिए। आप आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि जमीन में तो सारे मित्रजीव ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो वहां पे दिक्कत नहीं है। वो एक ओपन फील्ड है, ओपन एनवायरनमेंट है, वहाँ सभी तरह के जीव मिलेंगे आपको। लेकिन जब डायरेक्ट की बात आती है तो ट्राइकोडर्मा के साथ में थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है। जी नेक्स्ट। सर अगला प्रश्न सर प्रदीप कुमार यादव जी का फिटकरी का प्रयोग के बारे में सर पूछ रहे हैं। फिटकरी देखिए, ये जो इस तरह की चीजें हैं, कुछ लोग जैसे शराब का इस्तेमाल करते हैं, देसी शराब डाले उसमें और उसका स्प्रे कर दिया, तो वो क्या करती है, वो एट प्रेजेंट जो सेल डिवीजन को बढ़ा देती है, तो लगता है उनको कि ये फसल में बढ़वार आ गई। ऐसी फिटकरी की भी बात है। तो फिटकरी की जो नेचर है वो एल्कलाइन होती है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का कोई तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य नहीं है कि उसको इस्तेमाल किया जाए। किसान अपने लेवल पे बहुत सारी चीजें करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो चलन में नहीं है। जैसे मिट्टी का तेल भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल है या दूसरी चीजें हैं, तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। हम आपने अगर कुछ किया है तो उसका आप अनुभव शेयर कर सकते हैं, क्योंकि किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक होता है। तो मैं समझता हूँ कि वो खुद अगर आपने कुछ किया है और उसके पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले हैं, तो उसको आप स्वयं में या दूसरे किसान को आप शेयर कर सकते हैं उस बात को। लेकिन जब तक उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ ना मिल जाए, तब तक उसको सब जगह ऐसे प्लेटफॉर्म पे कहना उचित नहीं है। जी नेक्स्ट सवाल। सर अगला प्रश्न हम हैंड रेस से लेते हैं, रविंदर जी का है। रविंद्र तोगड़िया जी, रविंदर जी, जी 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 रविंदर जी।
जी सर, ये संक्षेप में फिटकरी का मैं अक्सर यूज करता हूँ सर। जितनी भी दलहन की फसल है अच्छा जी, उसमें इसका इतना बढ़िया रिजल्ट है सर कि पूछो मत बात आप। कैसे करते हैं सर? जेन्युइन रिजल्ट है सर। 250 ग्राम प्रति बीघा, 250 से 300 250 ग्राम ग्राम? हाईएस्ट डोज है सर ये। अच्छा, मतलब मसूर में मैं 250। इसको प्रयोग करता हूँ सर। विल्ट मतलब मसूर में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत नहीं आती। अच्छा, खास ये तौर पे कब मेरा कब कब स्प्रे मतलब करते कई हैं साल आप? से प्रयोग कर रहा हूँ मैं सर। हम्म। और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और मैं पंजाब गया था, जित्तो में कोई एनजीओ है सर, वो इसी पे काम करता है, जैविक खेती खेती पे ही। खेती तो विरासत है। वहां भी उन्होंने रिकमेंडेशन दी है इसकी। खेती एक चीज विरासत और है वहाँ शेयर पर। करना चाहूंगा सर, सेंधा नमक की भी 250 ग्राम की रिकमेंडेशन है, वो भी मैं यूज करता हूँ सर। क्योंकि राजीव दीक्षित जी भी बताते हैं कि उसमें 22 से 23 साल्ट है। तो अच्छा, उसका मैं सेंधा नमक अक्सर बिल्कुल नेचुरल प्रयोग चीज है करता हूँ वो। 250 से 300 ग्राम, और जेन्युइन रिजल्ट है ये सर। ये स्प्रे में करते हैं 250 से 300 ग्राम प्रति बीघा? जी नहीं, जी नहीं, प्रति बीघा मिट्टी में मिला के इसको, या सैंड में, रेत में। ओके, इससे अब क्या की बार क्या मैंने प्रभाव गोबर मिलता में है? मिला के इसको यूज किया है सर, जेन्युइन रिजल्ट है। नहीं, क्या क्या फसल में क्या दिखाई दिया आपको, क्या रिजल्ट फसल लगा? में सर एक तो कलर चेंज हो जा, जी, दूसरी बात है फंगस ग्रो नहीं होते। ठीक और है। ये जो खली वाली बात आ रही थी सरसों की, जो खली के साथ मैं चूना हम्म मिला के अगर उसे आप यूज करो तो सर फंगस नहीं आता। और जो बोरर है, खासकर मैं हम्म चेरी की बात करना चाहूंगा, ज्वार की, लोग उसमें हम्म। कोरोजन भी डाल रहे हैं अब। उसमें अगर हाँ, खली का 2 बार प्रयोग करें सर, तो बोरर की शिकायत बिल्कुल नहीं आती। एक बार अच्छा, नीचे डाल ज्वार के दो अंदर। सोइंग में, हम्म। जो लोग डीएपी वगैरह यूज करते हैं उसकी जगह उसे यूज कर लें, और दोबारा फिर पानी लगा के उसको शाम के टाइम उसको डाल लें, तो ये बोरर की शिकायत चारे में बिल्कुल नहीं आती सर। कितने ये कितनी मेरे मात्रा कई डालनी साल चाहिए से ये? मैं यूज करता हूँ सर, धान में भी। कितनी मात्रा में डालनी चाहिए ये? ये खल 5 किलो प्रति बीघा के सर। हमारे यहाँ बीघा भी छोटा है सर, 1000-1100 के आसपास स्क्वायर फीट का है शायद। ओके, तो ये बहुत जेन्युइन अच्छी रिजल्ट है। बात। पंजाब में 2-3 जगह सर मैं गया था, 2-3 एनजीओ थे, वो हम्म। सब भी ये इस पे काम करते हैं सर। नमक पे भी, फिटकरी पे भी, और ये खल पे भी। बहुत बढ़िया। रविंद्र जी, अपना नंबर शेयर कर दीजिए एक बार। मैंने सर शेयर तो कर रखा, दोबारा फिर शेयर कर देता हूँ सर। चलिए, क्योंकि ठीक मैं सर, ठीक पिछले सर। लगभग 20 साल से इस पे काम कर रहा हूँ सर, गाय पे। और एक चीज, ग्रोथ प्रमोटर एक और आपको बताता हूँ, मैं सर शहद का काम करता हूँ। अब मैंने थोड़ा मतलब बंद सा ही कर दिया, लगभग 5-7 डिब्बे रख रखे हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए, पढ़ाने के लिए जाता हूँ। जी। तो उसमें मैं सर 10 लीटर गौमूत्र में 1 लीटर यानी 1 किलो या 1 लीटर शहद मिला लो, और उसको थोड़ा सा घुमा के 10-15 मिनट भी यूज करें, तो मोजक पे मैंने सर इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट देखा। ग्रोथ प्रमोटर जेन्युइन, और फंगस किसी भी किस्म का ग्रो नहीं होता, और कुछ भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यही यूज करते रहें। तो ये जेन्युइन। आईआईटी दिल्ली में सर एक प्रोग्राम हुआ था, उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत 3 दिन का प्रोग्राम था। वहां पे भी मैंने ये चीज शेयर की थी। उन्होंने इस पे कहा था कि हम इस पे रिसर्च करके पूरा एनालिसिस करके इसको बताएंगे। पता नहीं क्या हुआ होगा सर, उनके संपर्क में एक वहां पे अधिकारी थे, डॉक्टर जगपाल सिंह, उन्होंने जी। वहां से राइज कर दिया। उनका एक डिपार्टमेंट बना रखा उन्होंने अलग से, रूटैक के नाम से। वो जो टेक्नोलॉजी आईआईटी के अंदर डेवलप होती है, वो रूटैक को देते हैं, और रूटैक उसे किसान को ट्रांसफर करता है। या हमने कोई चीज डेवलप की तो रूटैक को भेज दो, यानी आईआईटी दिल्ली में चले जाओ लेके उसको, उसमें जो सुधार की जरूरत है वो उसको करके देते हैं। जैसे वो जो पैर से चलाने वाला नलका है, या तुलसी के जो दाने बनाने की जो मशीन है, उसमें उन्होंने सुधार करके दिया है बहुत सारे लोगों को। या हाथ से खोटने वाली जो एक मशीन, मुसल से हम जो धान खोटते हैं, रविंद्र जी, और सॉरी आपको उन्होंने एक इंटरप्ट मशीन करूंगा। बना के वहां रखी हुई रविंद्र है। जी, आदरणीय रविंद्र जी, इंटरप्ट करूंगा सर। आपको। समय को देखते हुए हम आगे ओके सर, बढ़ते हैं, ओके फिर सर, ऐसी ओके चर्चा सर। हम कभी आपको इनवाइट करेंगे अगर जी समय सर। रहा। आपके आपके अनुभव को अपने प्लेटफॉर्म पे लाएंगे आपसे एक बार डिस्कस करके। जी तो जी बहुत जी अच्छी जानकारी दी जो, और दूसरे किसान है, क्योंकि किसान की जो सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट आप लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि जी आप सर। फील्ड में हैं। तो बहुत अच्छा लगा। हाँ आपसे सर, बात फील्ड करेंगे जी। में। जी सर, जी सर, ओके सर। शुक्रिया। धन्यवाद शिव सर आज के सेशन के लिए। बहुत अच्छा रहा आज का सेमिनार, और किसानों ने बहुत पार्टिसिपेशन भी किसानों का रहा। हमने आज 99 की लिमिट तक हम पहुंचे किसानों का। जी, अब मैं बहुत अच्छी अधिक बात। इस सेशन को, कड़ी को आगे बढ़ाते हो आदरणीय डॉक्टर डीके प्यासी सर से अनुग्रह करूंगा कि सर अपने विचार और चर्चा सार प्रस्तुत रखें आज के सेशन के बारे में। आदरणीय डीके प्यासी सर, ओवर टू यू सर। धन्यवाद सुरेश द्विवेदी जी। सबसे पहले आज के मुख्य वक्ता आदरणीय शिव सर का तहे दिल से धन्यवाद। बहुत ही
लयबद्ध तरीके से आज का हमारा जो है वेबिनार का ये सेशन चला। बहुत ही सहज सरल भाषा में आपने प्रेजेंटेशन दिया, साथ ही आपका प्रेजेंटेशन भी स्वयं में आसानी से जो है समझने वाला था, बहुत ही सहज था। और जितना लयबद्ध तरीके से आपने हमारे किसानों को आज बेसिक जो जैविक खेती का आधार है, बीज उपचार, साथ ही साथ मृदा उपचार, पोषण प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए और उसमें किन हम बैक्टीरिया फफूंद को मिला सकते हैं, किन को नहीं मिला सकते हैं, इन सभी चीजों की जो है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जानकारी दी। हम आपके शुक्रगुजार हैं। साथ ही साथ आज के वेबिनार में जैसा कि सुरेश द्विवेदी जी ने बताया, 99 किसानों का प्रतिनिधित्व रहा। इसका बहुत सीधा मतलब है कि जैविक खेती में जानकारी का अभाव ही इस खेती को आगे बढ़ने से रोक रहा है। बाकी जैविक खेती को चाहने वाले, जैविक खेती को समझने वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि हमारी लिमिट ही 100 की है और जिसमें 99 किसानों ने भाग लिया, विशेषज्ञ सहित, तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। हम आगे प्रयास करेंगे कि अपनी इस क्षमताओं को भी बढ़ाने का, साथ ही साथ और भी इस कड़ी में आगे पोषण प्रबंधन आता है, जिसमें आज बहुत थोड़ा सा पार्ट आदरणीय शिव सर ने लिया है, और इसका एक बड़ा पार्ट व्यवस्थित तरीके से, जिसमें कोशिश होगी, अभी मैं सोच रहा था जब प्रेजेंटेशन चल रहा था कि क्यों ना हम सभी जो हमारे आवश्यक माइक्रो एवं मैक्रो एलिमेंट्स हैं, छोटे और बड़े पोषक तत्व हैं, आवश्यक एवं अति आवश्यक पोषक तत्व हैं, उनके जैविक उत्पाद क्या हो सकते हैं, उनको जैविक तरीके से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनको समयबद्ध सूचीबद्ध तरीके से किसानों को कैसे बताएं कि इससे आप तरल पोषक तत्व कैसे बना सकते हैं और उसको किन अवस्थाओं में अपने फसलों पे, विभिन्न फसलों पे उपयोग करने से आप बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं शिव सर से आग्रह करूंगा कि जुलाई का जो हमारा अंतिम जो है सप्ताह होगा, उसके लिए हम तैयारी करें कि हम पोषण प्रबंधन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति जैविक स्रोत के माध्यम से, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से किसान भाई कैसे कर सकते हैं, जिससे कि उनकी खेती की लागत भी बढ़े और जो उनका उत्पाद है, क्योंकि वो अपने आप में गुणवत्तापूर्ण जो है उत्पाद है, तो उसकी बेहतर कीमत भी प्राप्त की सके। मैं बताना चाहूंगा सभी को कि आज जितना मैं देख और समझ पाया हूँ, नाम के आधार पे या जिन किसानों ने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व भी लिखा है, 9 राज्यों का प्रतिनिधित्व आज हमको मिला है, जिसमें मध्य प्रदेश के सर्वाधिक किसान थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा। मैं सभी किसान बंधुओं का, आज के हमारे जो है मुख्य वक्ता, सभी का आभार प्रदर्शित करता हूं और आज के कार्यक्रम के समापन एवं आभार प्रदर्शन के लिए आदरणीय प्रणय व्यास सर को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आभार प्रदर्शन करें। हमारे आज के मुख्य वक्ता, साथ ही साथ सभी किसानों का, सभी विशेषज्ञों का और विश्वविद्यालय के साथ साथ कृषि विभाग से आए हुए हमारे अतिथियों का। आदरणीय प्रणय व्यास सर। धन्यवाद डॉक्टर देवेंद्र व्यासी। आज की जो उपस्थिति है उसको देखते हुए मेरे पास कोई शब्द नहीं है शिव सर को आभार व्यक्त करने के लिए, किंतु किसानों ने और पार्टिसिपेंट ने खुद ने ये सिद्ध किया है कि आज का जो व्याख्यान था वो कितना महत्वपूर्ण और कितना इंटरेस्टिंग था कि आखिरी तक जो है 99 की संख्या आपने मेंटेन की। दुख इस बात का है कि आप सेंचुरी लगाने से केवल एक सदस्य से चूक गए। तो आपका विशेष आभार। आज हमारे बीच में जो है डॉक्टर दिवाकर सिंह तोमर भी उपस्थित थे, उनका भी आभार। इसके अलावा जितने भी पार्टिसिपेंट आज जो है किसान के साथ साथ अन्य वैज्ञानिक गण,
अन्य वैज्ञानिक के साथ साथ विद्यार्थीगण, छात्र छात्राएं, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज का यह वेबिनार इतनी सफलतापूर्वक संपन्न कराने में हमारे इस प्रयास को जो है वो पूर्णता प्रदान की। उन सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय बलराम। गुरुजनों का सारा बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद प्रणय सर, प्यासी सर और शिष्य। जय बलराम। जय बलराम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।